स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। मैं हूं शरद दुबे और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं मानसी दवे और अभिषेक सत्यव्रतम। और आज देखे बाजार में तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश ओपनिंग हुई थी और अभी भी जो है फ्लैटिश लेवल्स ही देखे जा रहे हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है बढ़ोतरी देखने मिली है। अब ऑफ कोर्स ब्रॉडर इंडेक्सेस की अगर बात करें तो यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स लीजिए या निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स लीजिए, यहाँ पे जो है अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। और न्यूज़ स्पेसिफिक जो है स्टॉक स्पेसिफिक अर्निंग्स का रिएक्शंस देखने मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स कुछ टेक्सटाइल के चुनिंदा नाम है, आपके रियल एस्टेट के चुनिंदा शेयर्स है जहाँ पे एक अच्छी तेज़ी भी देखने मिल रही है। प्रोटीन ईगॉव जैसे स्टॉक्स में भी जो है इम्पैक्ट आया है न्यूज़ फ्लो पे। लेकिन आज के क्लोजिंग कॉल में क्या क्या खास है ये हम बता देते हैं हमारे शो में। 2-5 पे हो गई वायदे बाजार की स्ट्रैटेजी, FNO स्ट्रैटेजी से कहते हैं मार्केट चेक। 2:10 को जो है अहम जो है क्लोजिंग ट्रेड्स रहने वाले हैं और वही 2:30 बजे जो है निकुंज की नज़र रहेगी। इसके अलावा 2:40 को ऑप्शंस के चैंपियन होंगे और 3 बजे मार्केट से 3 रहेगा जहां पे हम इंपॉर्टेंट स्टॉक स्पेसिफिक लिंक देंगे। और 3:10 पे BTST STBT ट्रेड्स रहेंगे और आखिर में 3:20 को हमारा सेगमेंट रहेगा इवेंट्स टू वॉच, यानी कि कल की क्या तैयारी रहेगी उस पर हमारी प्रिपरेशन रहेगी। एक्शन पैक रहेगा अगला 90 मिनट। और जो है अब हम चलते हैं बाजार की बड़ी बातें पे जिस पे हमारी नज़र है। तो बड़ी बातें की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आता है बाजार में वो है कि ऑफकोर्स निफ्टी जो है अभी भी सपाट लेवल्स पे है और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 25,000 के जो लेवल्स है वहाँ पे आपको देखने मिल रही है। ऊपरी स्तरों पे थोड़ी सी दबाव ज़रूर आया है लास्ट मोमेंट पे, तो 60 पॉइंट्स का जो है गिरावट डेज हाई से देखने मिली है। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो ऊपर लगभग 150 अंक से थोड़ा फिसला है, 55,500 के करीब जो है ये आंकड़ा देखने मिल रहा है। तो दोनों ही जो बेंचमार्क इंडेक्सेस होते हैं यहाँ से थोड़ी सी गिरावट डेज हाई लेवल से देखने मिल रही है। ऑटो शेयरों में अच्छी तेज़ी आई है तो उस पर भी जो है हमारी नज़र रहने वाली है। यहाँ पे देखें तो अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है ओवरऑल। इसके अलावा PSU बैंक में अच्छी तेज़ी आई है, सेंट्रल बैंक लगभग 6% ऊपर है तो इस पे भी नज़र रहने वाली है। इसके अलावा रेलवे शेयरों में लगातार रफ्तार 6% चढ़ा टीटागढ़ और बाकी सारे रेलवे स्टॉक्स में भी जो है फॉलो ऑन बाइंग देखने मिल रही है पूरी सेगमेंट में। तो ये तो बाजार की बड़ी बातें हो गई, लेकिन मानसी मार्केट के बड़े बजर्स क्या रहेंगे? बिल्कुल, ढेर सारा एक्शन वैसे स्टॉक स्पेसिफिक जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि बाजार एक रेंज में कामकाज करते हुए शरद, गुड आफ्टरनून। लेकिन जिस तरह आप रेलवे की बात कर रहे थे, रेलवे कह सकते कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट वीक है जबकि मजबूती का रुझान दिखा रहा है। हालांकि रियल एस्टेट और PSU बैंक साथ ही फार्मा है जो कि लगातार बाजार को सपोर्ट करने का आज दिन भर काम कर रहे हैं। इंडेक्सेस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन बिग बाजिंग मोमेंटम की अगर बात करें, आज कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के दम पर एक्शन दिखा रहे हैं। नतीजों का भी एक्शन है, लेकिन रिजल्ट्स के लिहाज से हम लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट में खड़े हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स जो अभी आना बाकी है और कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स पर मार्केट और स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत करेंगे वोडाफोन आइडिया से। आज स्टॉक में गिरावट हम देख रहे हैं। दरअसल खबर है AGR मामले में वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा है और शेयर में करीब 10% की गिरावट हम देख चुके हैं और कंपनी को करीब $500 करोड़ के ब्याज और जुर्माने पर राहत जो कंपनी ने मांगी थी उसके सामने एक रिवर्स एक्शन और झटका लगता हुआ सुप्रीम कोर्ट से आज सुबह हमारे संवाददाता इस पर बातचीत भी कर रहे थे। बाजार खुलने से ठीक पहले हमने आपको ये बताया था कि इस पर एक इम्पैक्ट आ सकता है और देखिए यहाँ पर डाउन साइड नजर आ भी रही है। सुमित हमारे साथ जुड़े थे बाजार खुलने से पहले और अपना टेक इस पर अपनी खबर हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इसके अलावा आज के सत्र में हमने देखा डिविज लेबोरेटरी का स्टॉक जो है लगातार एक्शन दिखा रहा है। एक तो डिविज लेबोरेटरीज के नंबर्स के ठीक बाद हमने देखा कि वहां पर ब्रोकरेज का एक्शन जो है काफी बढ़िया देखने को मिला है। अच्छा खासा रिजल्ट बैक्ड एक्शन तो नजर आया है। ब्रोकरेजेस के बुलिश रिपोर्ट है जो कि डिविज लेबोरेटरीज को काफी ज्यादा तेजी प्रदान कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 6% की गेंस के साथ 6628 के लेवल्स पर अच्छी खासी एक्शन के बीच फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी स्पेस है जो कि लगातार फोकस रेडार पर है। अगेन बाजार खुलने से ठीक पहले हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर थे ये स्टॉक्स और हमने भी इसे टच बेस किया था और आपको बताया था कि आज के सत्र में फार्मा पर जरूर नजर रखिएगा जब खबरों वाले शेयर्स नवरत्न की सूची हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। इसके अलावा मजबूत नतीजों से दमदार तेजी डिलीवरी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिली। करीब 9-10% तक की मजबूती। यहाँ पर हर लिहाज से नंबर्स जो है पॉजिटिव हैं, फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे नजर आते हैं और उसी का
इम्पैक्ट है जो कि डिलीवरी के स्टॉक प्राइस में इस वक्त 9.5% के गेंस के साथ यहाँ पर, और साथ ही नई हाउसिंग पॉलिसी की जो घोषणा होने की सुगबुगाहट है महाराष्ट्र में, उसका इम्पैक्ट है जो कि रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ता हुआ दिखा है। रियल एस्टेट में वैसे भी न्यूज़ फ्लोज के चलते काफ़ी ज़्यादा एक्शन, और पिछले शुक्रवार की भी अगर बात करें, रियल एस्टेट एक सेक्टर था जिसने आउट परफॉर्म किया था पूरे के पूरे हफ्ते में, और वो आउट परफॉर्मेंस या कह सकते हैं कि गेनिंग मोमेंटम अब भी जारी है। महाराष्ट्र बेस्ड जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं वहां तो एक्शन है ही, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, लोढ़ा डेवलपर्स, ये सारे स्टॉक्स मैक्रोटेक पर नजर होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी रियल एस्टेट सेक्टर में ही अच्छी खासी तेजी और तेजी का रुझान जो अब भी बरकरार है। तो ये एक स्पेस है जो कि बाजार को लगातार कंट्रीब्यूट करता हुआ, और सरकारी बैंक्स में खरीदारी है, और इस खरीदारी के चलते सेंट्रल बैंक, आईओबी, यूको बैंक, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो फोकस रेडार पर ऑलमोस्ट 4% से लेकर 5% तक के गेन्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की भी अगर बात करेंगे, सबसे आगे इन्हीं स्पेस से जुड़े स्टॉक्स आप देख पाएंगे जहां पर एक्शन देखने को मिला है। डिविज लैबोरेटरीज, बजाज ऑटो, ऑफकोर्स बजाज ऑटो भी आज फोकस रेडार पर है, न्यूज़ फ्लो के चलते ही एक डेवलपमेंट, और उस डेवलपमेंट के चलते बजाज ऑटो के स्टॉक में मजबूती है, जिस पर आगे बातचीत करेंगे। बजाज फाइनेंस, एसबीआई और पावर ग्रिड, ये कुछ तमाम स्टॉक्स हैं जो कि लगातार बजिंग मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन बेंचमार्क इंडिसेस की अगर बात करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर बात करें, आज बड़ी ही टाइट रेंज में कामकाज देखने को मिल रहा है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी अब भी बरकरार है, वहां पर एक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक मौके भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन 24,976 के लेवल्स पर निफ्टी खड़ा है। बैंक निफ्टी के लिए आज 55,500 के पार या 55,500 के लेवल्स तक भी क्लोजिंग अगर हो जाती है तो सेंटिमेंट बुलिश नजर आएंगे। फिलहाल 55,417 टू बी प्रिसाइज बैंक निफ्टी में देखने को मिले हैं। आईटी सेक्टर में दबाव है, और अभिषेक 24,800 जब तक बरकरार रहे निफ्टी में, उम्मीद ये की जा सकती है कि अंडरटोन अब भी बुलिश है, लेकिन एट दिस प्रेजेंट जंक्चर तो हम देख रहे हैं टाइट रेंज में बेंचमार्क इंडिसेस। हालांकि बैंक निफ्टी की सूरत निफ्टी से इस वक्त अच्छी नजर आ रही है। मानसी, हाँ बिल्कुल, बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर जरूर लग रहा है, और अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक को 50 अंकों की ही तेजी है, लेकिन 12 में से 8 शेयर आज तेजी वाले हैं, 4 शेयर कमजोर है, लेकिन जो 4 शेयर हैं उनका वेटेज ज्यादा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अगर ये नीचे है तो आपको बैंक निफ्टी बहुत तेजी से चलता हुआ बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि अकेले इन दोनों का अगर हम वेटेज मिला ले तो करीब करीब 54-55% के आसपास का निफ्टी बैंक में वेटेज है। तो ये एक चीज़ है। अदरवाइज आप देखिए कंसोलिडेशन का ही एक फेज हम देख रहे हैं बाजार में, जैसा कि आप मानसी कह रही थी कि एक टाइट रेंज है, बिल्कुल टाइट रेंज है। निफ्टी आज के दिन की अगर हम बात करें तो बहुत मुश्किल 100 पॉइंट के आसपास की रेंज रही है, 25,000 के आसपास टिकने की कोशिश की, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हुआ है और 80 अंकों के आसपास से गिरावट हो रही है। निफ्टी के अगर हम कंट्रीब्यूशन को समझें तो मानसी करीब 37% बैंकिंग और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट करते हैं, और 11% के आसपास आईटी का उसमें योगदान है। अब ये जो आईटी वाला खेमा है, हमने देखा कि अमेरिका में जिस तरह से मूडीज ने उनकी रेटिंग ना डाउनग्रेड किए डेट रेटिंग को, उसके बाद से आईटी वाले शेयर थोड़े से प्रेशर में है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये 1 से 1.5% के आसपास से गिरावट दिखा रहे हैं। और एक और शेयर है रिलायंस, जहां पर हम देख रहे हैं कि वीकनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, और जो कि निफ्टी पर भी प्रेशर डाल रहा है। 1% के आसपास की कमजोरी रिलायंस के शेयर में भी है। तो हो ये रहा है कि अब जो आप सपोर्ट की बात कर रही हैं 24,800, मैं कहूंगा 24,800 से लेकर 700, ये एक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज है। बाजार के अंडर करंट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तेजी का मोमेंटम ऐसा नहीं कि कोई फेड हो रहा हो यहां से, लेकिन ये जरूर है कि है थोड़ा सा कंसोलिडेशन आज के सत्र में हमें दिख रहा है। इंडिया विक्स 4-4.5% ऊपर दिखेगा, 17 के ऊपर का इंडिया विक्स से। लास्ट वीक हमने देखा कि 22-24% इंडिया विक्स में गिरावट आई थी ऊपरी स्तर से, और 16-16.5 के आसपास के हमने स्तर देखे थे। आज थोड़े से हीटअप हैं ग्लोबल अनसर्टिनिटीज को लेकर, तो ये बाजार को थोड़ा सा रेंज में रखे हुए हैं। लेकिन अगर हम ऊपर की रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,100 से 25,200 की रेंज में बाजार के लिए रेजिस्टेंस है। उसको अगर पार करता है निफ्टी तो आप देखेंगे कि 25,500 के 25,000 तक का रास्ता, 25,500 का रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो 55,000, 54,600 पर
सपोर्ट है और रेजिस्टेंस की बात करें तो 56,500 के जो लेवल है यहां से अगले रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर काम करेंगे। निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक मजबूत जरूर आपको दिखेगा और अगर आप रिकॉर्ड हाई से दूरी की बात करें तो वो दूरी भी काफी कम रह गई है। परसेंट के लिहाज से हार्डली 1 से 1.5-2% निफ्टी बैंक अब अपने रिकॉर्ड हाई से दूर होगा। तो बाय ऑन डिप्स का बाजार है, अगर कहीं भी 150-200 पॉइंट का अगर झटका निफ्टी में लगता है तो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन जाएगी निफ्टी में बाय करने को लेकर। बस ये है कि डाइवर्जेंस साफ है, आईटी कमजोर है, बैंकिंग थोड़ा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, एक धड़ा नीचे खींच रहा है, एक थोड़ा सपोर्ट देने का काम कर रहा है। और बाकी एक जो बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है वेटेज के लिहाज से रिलायंस भी है। रिलायंस के शेयर में वीकनेस के चलते बाजार को हम थोड़ा सा पिछले कुछ मिनटों में तेजी से नीचे आते हुए देख रहे हैं। तो चलिए एक बार अपने एक्सपर्ट का व्यू ले लेते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट से ट्रेडिंग के कॉल समझेंगे और उसके बाद तमाम शेयरों पर आपके लिए हम ट्रेड की रिकमेंडेशन लेंगे। हमारे साथ एक आज हमारे प्लेटफॉर्म पर नए एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, रिसर्च एनालिस्ट शरण लिलानी हमारे साथ हैं। शरण, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। पहले आपसे एक बार जरा इंडेक्स का व्यू जानेंगे शरण, किस तरह से देख रहे हैं बाजार को और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी नजर में क्या है, और जो बचा हुआ 17-1.5 घंटे के आसपास का, क्या यहां से थोड़ी वीकनेस और आ गई, तेजी करने की आप सलाह देंगे क्या? सुबह जैसा देखा गया, निफ्टी एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा था। प्रीवियस डे के हाई या लो दोनों को ब्रेक नहीं किया था, मगर आप थोड़े समय पहले देखें प्रीवियस डे लो को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है, तो ये एक तरफ से काफी नेगेटिव हो गया है। इमीडिएटली 24,900 का सपोर्ट रहेगा निफ्टी पे। अगर एक बार वो ब्रेक कर दिया तो काफी फास्ट आपको 24,800 और 24,750 के लेवल्स निफ्टी दिखा सकता है। काफी जन के स्टॉप लॉस देखा जाए तो 24,900 के लेवल्स के आसपास हो। प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर लिया है, इसके लिए आज थोड़ा सा निफ्टी नेगेटिव व्यू में मैं देखूंगा। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वो निफ्टी को ही फॉलो करेगा। एक डेली पे इन्वर्टेड हैमर बना है, वो काफी नेगेटिव है। और अगर डेली के लो को ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी में आपको काफी फास्ट गिरावट देखने का चांस लग रहा है। मगर बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं 54,500 टू 55,500, तो इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बाकी निफ्टी को आप 24,800 के लेवल्स, अगर 24,900 टूटा, जो करीबन यहाँ से 25 पॉइंट की दूरी पे ही है, तो एक बार 24,800 टू 24,750 के लेवल दिखा सकते हैं। ठीक है, ये निफ्टी पर आपके लिए व्यू हो गई। अब एक काम करते हैं, एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हरीश जुजारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ से अब हम स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। हरीश जी, क्लोजिंग कॉल के लिए आपने कौन से शेयर चुने हैं, कहाँ पर आपका कन्विक्शन है, शेयर कीजिए जरा। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। मार्केट में देखा है तो एक सुस्त रुझान है, अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है ऊपर लेवल से। हाउएवर अगर देखा है तो स्टॉक स्पेसिफिक पे अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि पहला स्टॉक मेरा रहेगा कॉनकोर में। कॉनकोर में देखा है तो कुछ टाइम के पीरियड के कंसोलिडेशन के बाद कल ब्रेकआउट दिया था और जो उसका कंटिन्यूएशन भी देखने मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके फर्दर रैली एक्सटेंड हो सकता है कॉनकोर में। 820 तक हम लोग ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 to 2 सेशंस में। और मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस 710 का स्टॉप लॉस के साथ इसका करंट लेवल बाई कर सकते हैं कॉनकोर। अगर जिस तरह से वॉल्यूम्स भी देखते हैं कल और आज के दिन शानदार वॉल्यूम के साथ आज गेंस दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कि कॉनकोर एक अच्छा बेट रहेगा करंट लेवल से बाई करने के लिए। और दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा एक CDSL में। देखिए CDSL में भी सेम सेटअप है और एक इनवर्स एच शोल्डर का पैटर्न का फॉर्मेशन भी ब्रेक किया है और 200 डे मूविंग एवरेज आज ही क्रॉस किया है, उसके ऊपर क्लोजिंग ऑलमोस्ट दे रहा है और वॉल्यूम्स का गेंस भी देखा है तो शानदार है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक CDSL अच्छा स्टॉक रहेगा करंट लेवल से बाय करने के लिए और रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल लग रहा है मुझे। और टारगेट्स मुझे लग रहा है कि 1620 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 to 2 सेशंस में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 1400 का। बिल्कुल, CDSL और कॉनकोर जो है हरीश जी के पिक्स हैं, तो इन पे जो है नज़र रखिएगा। लेकिन शरण जी के पास वापस चलते हैं और एक चीज़ मैं बता देता हूँ शरण जी के बारे में। इनके जो कॉल्स होते हैं FNO स्पेस में, खास करके हमारे जो शो आए थे 10:30 11:30 का जो हमारा शो होता है, उसमें जो है हम देखें कि बहुत सटीक कॉल्स आए और उसमें भी बहुत अच्छी हिट रेट जो है शरण की देखने मिली है। शरण, आपके अब ज़रा कॉल ज़रा बता दे तो। शरद बोल रहा हूँ। हाँ शरद, आज देखोगे तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर का एक कॉल है मैक्रोटेक डेवलपर रियल एस्टेट सेक्टर से। और आप देखोगे रियल एस्टेट सेक्टर काफी दिनों से निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। करीबन 1 साल के डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का आज ब्रेकआउट देखा गया है और ये ब्रेकआउट को अगर कंटिन्यू करेगा तो ये मैक्रोटेक डेवलपर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा।
स्टॉप लॉस की बात करें तो एकदम बेसिक मिनिमम स्टॉप लॉस है, 1375 का स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉक में, और टारगेट काफी अच्छा है, तो रिस्क रिवॉर्ड देखा जाए तो काफी बेटर रहेगा ये स्टॉक में। 1420 के ऊपर एक आप काफी अच्छा, 2225 के ऊपर काफी अच्छा फास्ट मूवमेंट देख सकते हैं। 1375 का सिंपल स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट ऑल टाइम हाई है। मैक्रोटेक डेवलपर्स और कोई कॉल है शरण आपका? और सेकंड एक लॉन्ग टर्म कॉल रहेगा, काफी 4 ईयर कंसोलिडेशन के बाद आप एक ब्रेकआउट की चांसेस लग रहे हैं HDFC लाइफ में। 750 टू 760 के लेवल है। और शरद आप जब भी देखो इतने बड़े समय के बाद कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट करता है तो वो छोटे टारगेट्स नहीं देता है। तो टारगेट की आप बात करें तो यहाँ से मैं करीबन 30 टू 50% अपसाइड देख रहा हूँ। और स्टॉप लॉस बोले तो खाली 710, वेरी बेसिक वेरी मिनिमम स्टॉप लॉस है। अगर ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो यहाँ से 5 टू 7% का स्टॉप लॉस है, अराउंड 710 लेवल। टारगेट रहेंगे करीबन 900 टू 1000 के लेवल्स के लिए। तो किसको अगर लंबे समय के लिए निवेश करना है तो HDFC लाइफ में इन्वेस्ट कीजिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है इस समय। रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है HDFC लाइफ। लेकिन अब हमारे साथ चंदन सर जुड़ रहे हैं। चंदन सर, आज देखिए IT पैक जो है यहाँ पे देखा जाए तो IT पैक में जो है आज थोड़ी डिग्रोथ देखने मिली है। वन ऑफ द टॉप सेक्टोरल लूजर्स भी रहा है और थोड़ा सा ड्रैग आ रहा है। ऑफकोर्स 2-3 दिन से रिलायंस भी पार्टिसिपेट नहीं किया है और अब थोड़ा IT पैक में भी थोड़ी सेलिंग आ रही है। तो अगर मिड कैप IT स्पेस से बात फोकस करना पड़े, उनके वैल्यूएशन ज़रूर थोड़े हाई हैं, लेकिन कुछ एक अट्रैक्टिव लेवल्स पे कोई IT स्टॉक लग रहा है अभी कि कोई पोजीशन ना बनाए अभी के लिए? चंदन सर, IT पैक में क्या रहेगा आपका पिक? जी नमस्कार। देखिए बाजार में आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। विक्स में भी 4.5-5% की उछाल देखने को मिली है 5 दिनों के डिक्लाइन के बाद। बट अच्छी बात है कि इंडेक्स अभी भी 24,850 के ऊपर है। तो 24,850 एक पहले की लेवल का काम कर रहा था, जो पहले हर्डल था, और उसको निकलने के बाद में वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ऊपर के लेवल पे 25,000 पे जाने के बाद में 25,000 के कॉल राइटर्स थोड़ा सा दबाव बना रहे हैं, बट अगेन 24,850 सपोर्ट है। निफ्टी IT की हम बात करें तो निफ्टी IT आज लेगार्ड्स है, 2 दिनों से यहाँ पे हल्के से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। IT के काउंटर को एक-एक करके यदि हम यहाँ पे देखें तो इन्फोसिस है, TCS है, वहाँ पे ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है। बाकी सारे IT काउंटर है जहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिल रहा है। यदि आप कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे तो मैं परसिस्टेंट सिस्टम पे ध्यान देना चाहूँगा, जहाँ पे मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और आप देखोगे कि मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे 5550 के आसपास बने हैं। तो 5550 के सपोर्ट से कहीं न कहीं 6000 तक के स्विंग परसिस्टेंट सिस्टम में देखने को मिले। तो ऐसा लग रहा है कि IT काउंटर थोड़ा-सा रेंज बाउंड हो रहे हैं, थोड़े से डिक्लाइन बन रहे हैं। मैं हेवर्ट्स IT की जगह थोड़े से मिड स्मॉल कैप IT काउंटर की तरफ फोकस करने की सलाह देना चाहूँगा। ओके, सो IT सेक्टर को अगर प्ले आउट करना है तो मिड कैप IT प्लेज पर नज़र होनी चाहिए। इन पर्टिकुलर परसिस्टेंट सिस्टम पर एक राय बनती हुई चंदन जी की तरफ से हमें मिल रही है। 6,000 के टारगेट्स 5689 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अच्छा चंदन जी, गुड आफ्टरनून। हाय, क्लोजिंग ट्रेड्स में इनके अलावा कोई स्टॉक आप लेकर आए थे हमारे लिए, चार्ट कर बताएं। स्टॉक वाइज बात करें तो मेरे को एक काउंटर अच्छा लग रहा है BSE, और मैं आपको बताना चाहूंगा मैं बार-बार जब भी आता हूँ इस काउंटर की चर्चा कर रहा हूँ पिछले लगभग 10-12 वीक से, और हम 7500 के टारगेट की बात कर रहे थे। आई थिंक 7500 तो ऑलमोस्ट हो चुका है। इवन अब 8000 तक के नए पोजिशनल टारगेट की हम बात करना स्टार्ट करेंगे। डेली चार्ट पे देखें तो एक राइजिंग चैनल में कामकाज कर रहा है। 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में आज जो क्लोजिंग दे रही है वो काफी रिमार्केबल है। मार्केट कंसोलिडेट हो या करेक्ट हो, या काउंटर धीरे धीरे ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है, तो BSE पे खरीदारी की हम सलाह रखेंगे। सपोर्ट रहेगा 7270 के आसपास का, ऊपर में 7700 तक के टारगेट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मिलने चाहिए। तो BSE और कैपिटल मार्केट थीम यहाँ पे पॉजिटिव रुझान दिखा रही है, तो इस पे आपको ध्यान में रखना चाहिए। मेरे हिसाब से यदि एक आइडिया की बात करें तो BSE विल बी माय प्रेफर्ड पिक, जो आप इमीडिएट में प्लस पोजिशनल तौर पे भी काम करना चाहे तो ध्यान दे सकते हो। उसके अलावा बाकी दूसरे सेक्टर्स की या बात करें तो सब में एक रेंज बाउंड बायस देखने को मिल रहा है, सिलेक्टिव काउंटर चल रहे हैं। मैं यहाँ पे रियल एस्टेट और कुछ रेलवे रिलेटेड काउंटर पे भी फोकस करना चाहूंगा, जिसमें कंटेनर कॉर्प हमारे ध्यान पे रहेगा। कंटेनर कॉर्प में पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बने हैं, 15 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। लगभग 737 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 770 तक के टारगेट के लिए। तो इस तरह से आप 2-3 अच्छे काउंटर का चयन कर सकते हो इस बाजार में।
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के पॉजिटिव रेडार पर और अब चंदन जी के भी रेडार पर ये स्टॉक और अभी थोड़ी देर पहले हरीश जी ने भी अपनी क्लोजिंग ट्रेड्स में कंटेनर कॉरपोरेशन का जिक्र किया था। यहाँ पर टारगेट्स टुवर्ड्स अपसाइड नजर आ सकते हैं 770 और उसके बाद 820 तक के लेवल्स भी हमारे एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे हैं इन स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स यूरोपियन मार्केट्स करेंसी ट्रैक ऑफ फ्यूचर्स पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। कैट डैक्स फुटसी यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत जो है कमजोरी के साथ होती दिखी है। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स में लगातार स्पाइक अप है। आज के सत्र में दिन की शुरुआत से ही वहां पर करीब 4-5% के गेन्स हैं जो कि कंसर्न का काम करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही फ्यूचर्स में भी हल्के फुल्के साइंस ऑफ कंसर्न्स जो हैं ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि क्लियरली इम्पैक्ट कर रहे हैं इस वक्त मार्केट को। इसी के चलते एक टाइट रेंज में आज के सत्र में बेंचमार्क्स में एटलीस्ट कामकाज देखने को मिल रहा है। शरण, गुड आफ्टरनून टू यू। आपसे जानना चाहेंगे कुछ तमाम स्टॉक्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला आज सुबह से ही। फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक और हॉस्पिटल स्पेस डिफेंसिव के तौर पर बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। बाजार छोटे दायरे में काम कर रहा है लेकिन डिविज लेबोरेटरी जैसे स्टॉक को अगर आप देखेंगे, हेल्थ केयर स्पेस, डायग्नोस्टिक स्पेस और फार्मा पर्टिकुलरली अगर देखेंगे अच्छा एक्शन है। डिविज के तो कारण भी अलग हैं, नतीजों के बाद ब्रोकरेज पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आई, लेकिन इस स्पेस में चुनिंदा प्लेयर्स, चुनिंदा स्क्रिप्ट्स अगर आप चुनना चाहें आपकी तरफ से कौन से होंगे? 5.5-6% की तेजी इस वक्त डिविज लैब्स में। तो आप डीवीज लैब की तरह देखें तो दो प्लेयर और अच्छे लग रहे हैं। एक तो है लॉरेस लैब्स, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में ही है, और दूसरा है ब्लू जेट फार्मा। आप देखें लॉरेस लैब्स भी अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक बार 620 के ऊपर अगर स्टॉक उछाल देता है तो अपने और रिसेंटली 52 वीक हाई को भी पार कर सकता है अराउंड 660 लेवल। तो लॉरेस लैब्स तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और आप ब्लू जेट फार्मा भी देखें, मिड कैप स्पेस से, एक सेकंड, वो करीबन अगर आप देखें तो 840 के लेवल्स के ऊपर अगर ट्रेड करने लगे तो अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर सकता है। तो ये दो स्टॉक्स डीवीज से काफी सिमिलर बिजनेस लाइन में है और दोनों ही काफी अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं। तो लॉरेस और ब्लू जेट में आपको नजर रखनी चाहिए। और डीवीज लैब की भी अगर बात करें तो काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है और एक बार आप ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल को वापस रीटेस्ट कर सकता है। तो डीवीज लैब में मैं जरा वीकनेस देख सकता हूँ आगे वाले हफ्ते में। वो अपना अराउंड 6000 लेवल्स के आसपास एक बार ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने भी आ सकता है। वहां से फिर एक बार रिव्यू करेंगे, एक बार कंसोलिडेशन हो रहा है उसके बाद कैसा मूव देखा जाएगा। लेबोरेटरीज पर ये एक राय और इसके अलावा भी लेबोरेटरी हेल्थ केयर स्पेस में दो और स्टॉक्स जो कि इस वक्त फोकस रेडार पर हैं शरण के। लेकिन ऑन दिस नोट हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे हमारे एक्सपर्ट से तो चर्चा जारी रहेगी ही, लेकिन बिग एक्शन स्टॉक्स लेकर आशीषा भी हमारे साथ जुड़ेगी। आप बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ। फिर से स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। शरण लीलानी हमारे साथ हैं, हरीश जुजारे हैं और चंदन तापड़िया हमारे साथ हैं जो आपको शेयरों पर बारीकी से अपने टेक्निकल्स और डेरिवेटिव व्यू शेयर कर रहे हैं। निफ्टी करीब 75 अंक नीचे है और निफ्टी बैंक की बात करें तो उतनी ही तेजी है 75 अंकों के आसपास की प्रतिशत के लिहाज से, हालांकि ये थोड़ा अलग अलग मामला होगा। चंदन जी, एक आपसे वायदा के शेयर पर जरा व्यू चाहिए। एस्ट्रल में हम तेजी देख रहे हैं 3.5% के आसपास की, और एस्ट्रल कहीं ना कहीं मानसून का भी प्ले हो सकता है, पोजीशंस ठीक ठाक बनती हुई दिख रही है। आप जरा इस पर व्यू दीजिए, कितना चलेगा शेयर और क्या टारगेट आप देख रहे हैं इसमें? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले एस्ट्रल की बात करें तो यहाँ पे लगभग 1.5-2% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, बट टेक्निकली देखें तो बॉटम प्रोसेस यहाँ पे बन रहा है। मैं पिछले लगभग यहाँ पे 60-62 दिनों का प्राइस बिहेवियर देख रहा हूँ। आई थिंक 2 से 3 बार ये 1420 के आसपास आया, 1410 1420 के आसपास, और ऊपर में टिक नहीं पाया। बट आज जो वॉल्यूम हुआ है, साथ में ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी के साथ में की मूविंग एवरेजेस क्रॉस हुए, लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम यहाँ पे बनना चाहिए। वैसे देखें तो पिछले लगभग 12 महीने से लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस जो चल रहा था वो अब खत्म होने को कगार पे है। 2454 से काउंटर नीचे में लगभग आप देखोगे तो ऊपर के लेवल से 50% करेक्ट होकर 1232 के आसपास के बॉटम बना है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब फेवरेबल है। मंथली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन बन रहा है, वीकली चार्ट में मल्टीपल बॉटम्स और डेली में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहे हैं, सर्ज होना चाहिए। तो हल्का सा फॉलोअप चाहिए क्योंकि उसी जगह हम आ चुके हैं जहां 3-4 बार रेजिस्टेंस आया है। तो ये 1400 1410 के जोन के ऊपर टिकता है
तो 1460-70 तक के स्विंग बनेंगे। उस कंडीशन में आप 1375 के स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, 1375 रुपए का स्टॉप लॉस एस्ट्रल के लिए। वाकई आज काफी हेवी वॉल्यूम के साथ एस्ट्रल में बाइंग हो रही है और लगातार तीसरा सत्र है जब ये शेयर चल रहा है। एक और शेयर जहां पर हम देखने की लगातार धीरे धीरे करके ये शेयर हीटअप हो रहा है, पावर स्पेस से है CESC। हरीश जी, आप जरा CESC को चेक कीजिए, फिर से लग रहा है कि नहीं 200 रुपए की तरफ कदम बढ़ा दिए CESC ने। कितनी तेजी आप यहां से देख रहे हैं और क्या मौजूदा स्तर से फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए? अभिषेक जी, अगर CESC के स्टॉक देख तो धीरे धीरे करके स्टॉक प्राइस मूवमेंट हो दिखा रहा है ऊपर की ओर। और कुछ लास्ट 3 दिनों से अगर देखा जाए तो स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन था, 170 के आसपास रेजिस्टेंस जोन था, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज था, वहीं पे स्टॉक प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा था, तो जो कि आज क्लियरली ब्रेक कर चुका है। और लास्ट 3 दिन में उनका वॉल्यूम भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक्सटेंशन हो सकता है ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है 185 का, तो मुझे लग रहा है कि CESC में अगर कोई लॉन्ग करना है तो आज के लेवल्स भी बिल्कुल सही लेवल से, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों के ब्रेकआउट दिया है आज के दिन ही, तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से भी चाहे तो लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा 185 2 से लेके 185 का। और अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 165 का आज के लिए। लेवल CSC को लेके खास करके देखिएगा, इस पे नज़र रखिए। लेकिन ऑफ कोर्स टेक्सटाइल स्पेस पे बहुत चीज़ बात हो रही है एंड ऑफ कोर्स देखा जाए तो कल जो था बांग्लादेश ने जो है इम्पोर्टेंट जो रिस्ट्रिक्शंस है इंडिया ने लगा दिए, खास करके रेडीमेड गारमेंट्स को लेके। नेट बॉर्डर फोर्टिफिकेशन हो रहा है और इम्पॉर्टेंटली जो भारत के प्लेयर्स जो भारत में ही बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लेयर लार्जली हैं और जो रेडीमेड गारमेंट्स में एक्सपोर्ट्स में है उनको फ़ायदा हो रहा है। कुछ स्टॉक्स है जिनको स्क्रीन पे हम लाते हैं। डायरेक्टर साहब, KPR मिल्स लाइए, आप गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लाइए, इन ABFRL भी लाइए। इन सारे स्टॉक्स में एक्सपोर्ट मार्केट का है और इनका जो बैकवर्ड लिंकेजेस है बांग्लादेश के साथ वो थोड़ा कम है, यानी कि वाइट लेबलिंग करके भारत से ही जो माल है वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो नेट सेंटिमेंटली ये पॉजिटिव रहेगा। शरण, टेक्सटाइल स्पेस में फंडामेंटली भी जो है थोड़ी आपकी एक्सपीरियंस है, हमें पता है, और टेक्निकल्स में भी जो है 2-3 इंपॉर्टेंट पिक्स है जो आप देख रहे हैं, सारे ही स्टॉक्स में मोमेंटम आ रही है। तो शरण, मेरे को फंडामेंटली बताइए कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक्चुअली क्या बेनिफिट एक्चुअली आने वाला है, और जो आज के टेक्सटाइल स्टॉक्स में तेज़ी आ रही है उसमें टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कौन सा स्टॉक लग रहा है? क्या ये KPR मिल होगा, क्या कई गोकुलदास एक्सपोर्ट्स होगा, या कोई और भी नाम है टेक्सटाइल स्पेस में जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए? शरण बताएं। तो पहले तो आप अगर देखा जाए UK FTA 0% कर दिया है इंडिया के लिए, तो 12% डायरेक्ट बेनिफिट हो गया इंडियन प्लेयर्स को। अगर आप कंपेयर करो बांग्लादेश या टर्की या किसी भी दूसरे देश से, तो 12% का डायरेक्टली कॉस्ट बेनिफिट हो गया इंडिया के लिए। सेकेंडली, अगर आपको ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे विद इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो आपके मार्जिन इवन बेटर हो जाएंगे। जहाँ आप 100 करोड़ का धंधा करते थे, अभी आपको समझो 200 करोड़ के ऑर्डर्स आएंगे, तो आपके इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ जाएंगे, उस पर आपके मार्जिन भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो चलते चलते सिर्फ आपको ऑर्डर नहीं आएंगे, आपके मार्जिन काफी इंप्रूव होने वाले आने वाले समय पे। सेकेंडली, अभी काफी हद तक बात चल रही है इंडिया और US के डील वेरी क्लोज है, वहां पे भी अगर आप देखा जाए कुछ बेनिफिट आए तो इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को काफी बेनिफिट मिलने वाला है, स्पेशली बिकॉज इंडिया से US भी काफी एक्सपोर्ट होता है टेक्सटाइल का। बाकी फंडामेंटली बात करें तो गोकुलदास एक्सपर्ट और वेलस्पन लिविंग बेटर लग रहा है KPR मिल से। KPR मिल स्लाइटली फंडामेंटल लेवल पे स्लाइटली एक्सपेंसिव है। अगर आप गोकुलदास एक्सपर्ट एक्सपोर्ट्स और वेलस्पन लिविंग पे अगर ध्यान दें तो काफी अच्छे लग रहे हैं। और अगर चार्ट की बात करें तो एक सेकंड, तो यहाँ पे जो है टेक्सटाइल स्पेस पे जो है ज़रूर अपनी जो है राय दी है शरण ने, लेकिन ऑफ कोर्स टेलीकॉम स्पेस पे भी जो है बहुत बज़ हो रहा है। अब ना चंदन जी, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, टेलीकॉम सेगमेंट में यहाँ पे भारती एयरटेल और इन सारे स्टॉक्स में जो एक रनअप भी हमें देखने मिली है, थोड़ी सी जो है वो कंसोलिडेशन फेज़ में भी आया है, लेकिन टेलीकॉम स्पेस के जो एंसेलरी पार्ट है वहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स आ रहे हैं। नई टेलीकॉम पॉलिसी में एक्सपोर्ट का भी जो है 2x ग्रोथ का अनुमान है, 10 लाख जॉब्स क्रिएट करने का 2030 में बात है, और हमने देखा भी है कि ARPU जो इंक्रीज़ है एक सस्टेन्ड ट्रेंड देखने मिल रही है। और तो ये जो टेलीकॉम एंसेलरी स्पेस है, इस स्पेस में जो लग रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत आ रही है, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स है जो हमारी नज़र में है। ऑफ कोर्स इंडस स्टार पे भी आप नज़र डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको टेलीकॉम या टेलीकॉम एंसेलरी स्पेस में कोई स्टॉक पिक करना होता है और टेक्निकली जहाँ पे अभी भी कमाई के मौके बन सकते हैं,
अगर उस पर आपकी राय देनी होती तो कौन से वो स्टॉक्स होते हैं? नाम ये चंदन जी। सेक्टर, बिल्कुल दो चार नाम ये सेक्टर में। और मैं यहाँ पे देखूं तो भारतीय एयरटेल में थोड़ा सा करेक्टिव मूव पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। जरूर हम पिछले 5 सप्ताह से कंसोलिडेट और हल्के से करेक्ट हो रहे हैं, बट आई थिंक बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू इंटेक्ट रहेगा। अभी 1818 के आसपास चल रहा है। मेरा मानना है कि 1785 से लेके 1795 के बीच में एक्यूमुलेट करना चाहिए, ऊपर में 1900 तक के टारगेट के लिए। तो भारतीय एयरटेल हमेशा से प्रिफर्ड पिक रहेगा यदि हम टेलीकॉम काउंटर्स की बात करते हैं तो। उसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन एक काउंटर है जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे आई थिंक पिछले लगभग 70-75 दिनों के बाद में 1640 1635 का जो हर्डल था वो डिसाइसिवली पार हो रहा है। मेरा मानना है यदि ये फॉलो बाइंग आता है तो मौजूदा लेवल से 3-4% का रनअप बनना चाहिए। करंट लेवल से आप यदि बात करें तो 1615 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 1715 तक के टारगेट के लिए। चलिए, तो प्रेफर्ड पिक भारतीय एयरटेल और साथ ही टाटा कम्युनिकेशन पर भी एक टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ, लेकिन बाजार में गिरावट और गहराती हुई। क्लोजिंग कॉल की शुरुआत जब हमने करी थी 24,976 के आसपास निफ्टी में ट्रेड्स नजर आ रहे थे, और वहां से इस वक्त आप देखेंगे तो कमजोरी के साइंस जो है वो और बढ़ते हुए निफ्टी में इन पर्टिकुलर नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 24,933 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ 82 अंकों की गिरावट आप देख पाएंगे, और इस वक्त दिन के निचले स्तरों पर कामकाज नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी की तस्वीर भी एक बार स्क्रीन पर लाएंगे, और लगातार इंडिया विक्स में मजबूती यानी कि स्पाइक्स जो नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक और एक्सपर्ट से उनकी राय जान लेते हैं, उनके स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स भी समझ लेते हैं। कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। एक रेंज में कामकाज करते हुए बाजार और गेंस जो है लगातार फ्रिजल आउट होते हुए दिन की शुरुआत से ही ये टाइट रेंज जो है लगातार कमजोरी की तरफ बदलती हुई इस वक्त नजर आ रही है। आपकी राय क्या होगी? स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं? या गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, वैसे अगर निफ्टी एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और अभी निफ्टी ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल को यानी 24,950 के लेवल्स को ब्रेक किया हुआ है, तो एक रेंज के अंदर जो 2 दिन से मार्केट ट्रेड कर रहा था उस रेंज के नीचे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। हमें देखना है कि इसकी क्लोजिंग क्या आती है, वो भी इतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा और कंसोलिडेट कर सकता है, शायद 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब भी जा सकता है, विच इज अराउंड 24,700, और उन लेवल्स के आसपास जाने के बाद फिर मुझे लगता है कि वापस मार्केट में रिकवरी आ सकती है। तो ब्रॉडर जो मार्केट का ट्रेंड है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। यहाँ से हमें लगता है कि मार्केट इवेंचुअली एक बार 25,350 से लेकर 500 तक के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन जो हमने पिछले गुरुवार को, थर्सडे को जो एक बड़ी रैली देखी थी, उस रैली का कंसोलिडेशन अभी चल रहा है मार्केट में। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद हम 24,700 750 के लेवल्स देख सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए, या तो फिर ब्रेकआउट में 25,050 के ऊपर हमें लॉन्ग की पोजीशंस बनानी पड़ेगी। वाइज ये स्ट्रैटेजी और क्लोजिंग में किन लेवल्स पर क्लोज होता है इस पर खास नजर जरूर रहेगी। लेकिन इस बीच एक बार श्रीकांत, आपके क्लोजिंग ट्रेड स्टॉक स्पेसिफिक आपके ट्रेडिंग कॉल्स भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए मानसी जी, हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में जितनी भी PSUs या PSE यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से जुड़े जो स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी तेजी बनी है, और स्पेसिफिकली हमें लगता है कि वहां पे अगर किसी एक या 2 स्टॉक्स पे अगर फोकस करना है तो करंट लेवल से मैं कहूंगा कि एक तो गेल गैस अथॉरिटी, यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे तकरीबन 197 से लेकर 205 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। हमें स्टॉप लॉस रखना है एट 185। करंट लेवल्स कुछ 189 190 के करीब के हैं। एक बड़ी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन था, उसमें एक ब्रेकआउट आया हुआ है, तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन 1 या 2 दिन में हमें लगता है कि विद स्टॉप लॉस एट 185 हम इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बना के चल सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि हुडको, यहाँ पे भी हमें लॉन्ग की पोजीशंस बनानी है, खरीदारी की पोजीशंस बनानी है। तकरीबन 235 के करीब अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 248 से लेकर 255 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, और अगर मैं करंट लेवल से खरीदता हूं तो मुझे जो स्टॉप लॉस रखना है वो मैं रखूंगा एट 229। तो 229 के स्टॉप लॉस के साथ हुडको को खरीदे। टारगेट्स नजर आते हैं 255 रुपए के। बिल्कुल, श्रीकांत चौहान जी भी हुडको पर बुलिश हैं। खरीदारी के मौके 248 के टारगेट्स, 255 के टारगेट्स आगे सेकंड टारगेट बता रहे हैं। और आज सुबह जब हमारे साथ रूट
लिमिटेड जुड़े थे, उन्होंने भी हुडको पर अपनी राय दी थी। मजबूती है स्टॉक में और ये मजबूती जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन वोडाफोन आइडिया जिसका जिक्र हमने किया था आज थोड़ी देर पहले, हमने आपको बताया भी था कि इस पर विस्तार से आखिरकार क्या मामला है और किस वजह से स्टॉक में मूवमेंट टुवर्ड्स डाउनसाइड नजर आ रही है, आपको बताएंगे। एजीआर मामले में वोडाफोन और भारती एयरटेल दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर को लेकर दोनों कंपनियों को उनकी जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। क्या थी ये याचिकाएं और उसे खारिज करने के बाद किस तरह के इम्पैक्ट आए हैं, सारी की सारी डिटेल्स लेकर सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, बताइए क्या है पूरा मामला। वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करें तो वोडाफोन आइडिया की को दिक्कतों का सामना और करना पड़ रहा है। वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट गई थी ये गुहार लगाने की उन्हें कोई सरकार से रिलीफ दी जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात रिजेक्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार को रिलीफ देगी तो वो उसके आड़े नहीं आएंगे, लेकिन सरकार को रिलीफ ही नहीं दे रही, जिसपे काउंसिल ने कहना था कि सरकार 50% के लगभग ओन करती है और कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको शॉकिंग भी कहा और मिसकंसीव्ड एक पिटीशन भी कहा। वोडाफोन आइडिया एक बुरे दौर से गुजर रहा है और टेलीकॉम कंपनियां भी जो चाहती हैं कि सरकार कुछ रिलीफ दे, खास तौर पे एजीआर इशू पे। वोडाफोन आइडिया ने लगभग अपना 50% हिस्सा जो ड्यूज हैं वो सरकार ने कन्वर्ट कर लिया है इक्विटी में, पर ये पहली कंपनी बोल चुकी है कि अगर उसे कोई सहायता नहीं देगी तो बहुत ज़्यादा देर वो नहीं चल पाएगी। और एक गुहार लगाई गई सरकार से, फिर सुप्रीम कोर्ट से, दोनों तरफ से उसे रिजेक्ट कर दिया गया कि कोई ऐसी हेल्प देने की मंशा नहीं है वोडाफोन आइडिया को। हालांकि इस पिटीशन में भारती एयरटेल और टाटा टेली भी शामिल थी। तो चलिए, टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये खबर, एजीआर में राहत की अर्जी जो दी गई थी उसे खारिज किया और इसी के चलते हम देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया में ऑलमोस्ट 9 से 10% तक के डाउन ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है उनका जिक्र करते हैं, जहां एक्शन था इनफैक्ट पिछले हफ्ते। चंदन जी, डिफेंस क्षेत्र पूरे के पूरे फोकस रेडार में था लास्ट वीक का, जबरदस्त गेन्स, और अब मानो वहां से हमें एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जितनी मजबूती देखी गई थी, इनफैक्ट पिछले हफ्ते हर ट्रेडिंग सेशन में डिफेंस से जुड़ी सारे स्टॉक्स में मजबूती थी, लेकिन आज के सत्र में देखेंगे तो ये सारे स्टॉक्स कमजोरी के साइंस दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बीईएल, इनफैक्ट शिप बिल्डिंग स्पेस में कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक, ये सारे स्टॉक्स में आज कमजोरी है। और एचएएल की ही अगर बात करें, जेफरीज के बुलिश आउटलुक्स, फॉरेन ब्रोकरेजेस का भी नजरिया है और पॉजिटिव आउटलुक है। जहां पर एचएएल के स्टॉक प्राइस की अगर बात करें, उन्होंने अपने टारगेट्स भी बढ़ाए हैं, मानकर ये चल रहा है कि करीब 6500 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। अब डिफेंस में सवाल ये हो गया था कि एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं। इस डिप को क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए? टेक्निकली लेवल्स क्या कहते हैं? देखिए, डिफेंस में हमारा पॉजिटिव व्यू है और काफी अच्छा रनअप पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला था। भले ही आज हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग है, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव और बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। स्पेसिफिक हम एचएएल की बात करें तो एचएएल में आज डिक्लाइन हुआ है, बट मेरा मानना है कि 4825 एक मेजर सपोर्ट है। जब तक 4825 होल्ड करते हैं, कोई भी डिक्लाइन आती है, खरीदारी की सलाह रहेगी ऊपर में लगभग 5250-5300 के टारगेट के लिए। उसके अलावा बीएल है, उसमें भी पॉजिटिव सेटअप है। बीएल में लगातार हायर राइज बन रहे हैं। भले ही आज एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट कोई भी डिप आता है 350-355 के बीच में तो खरीदारी की सलाह रहेगी ऊपर में लगभग 375-380 के टारगेट के लिए। तो एचएएल, बीएल दो स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस नेम है, दोनों में जरूर आज मुनाफा वसूली हुई है, बट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति के साथ खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। जी बिल्कुल, एचएएल की तो बात हो गई, लेकिन डिफेंस स्पेस पे जो है अर्निंग्स भी आ रही है और 2 इंपॉर्टेंट अर्निंग्स भी जो है निफ्टी के आज आने वाले हैं। खास करके बीएल पे हमारी नज़र रहेगी। डिफेंस शेयरों में जो लगातार तेज़ी के बीच आज बीएल जो अपनी चौथे तिमाही के नतीजे जारी करेगी। नतीजों का अनुमान बताने के लिए कनिष्का सरकार जुड़ी हैं। कनिष्का, बताएं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल जल्द ही अपने Q4 FY25 के नतीजे पेश करने वाली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार कमजोर लेकिन स्थिर ग्रोथ के चलते ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसमें मजबूत ऑर्डर बुक और इंडिजिनाइजेशन पर फोकस रहेगा। ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट्स के हिसाब से कंपनी की इनकम 8,890 करोड़ के करीब रह सकती है, जो साल दर साल करीब 4% की ग्रोथ को दर्शाता है। हालांकि प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट संभव है। पैट 1,750 करोड़ रुपए के अराउंड रह सकता है, जो ऑलमोस्ट 2% कम है पिछले साल के मुकाबले। बड़ी डिफेंस डील्स के एग्जीक्यूशन पर की फोकस रहेगा, जैसे आकाश वेपन सिस्टम, LRSAM, नेवल फायर कंट्रोल सिस्टम, EW सिस्टम्स और रेडार पर। Q4 आमतौर पर नए ऑर्डर इनफ्लोज के लिए काफी स्ट्रांग रहता है हर बार,
ऑपरेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो एबिटा 2250 करोड़ के करीब रहने का अनुमान है, जो करीब 1.7% की गिरावट को दर्शाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्जिन में भी थोड़ा दबाव रह सकता है, 25.3% पर आने की उम्मीद है, जो 140 बेसिस पॉइंट्स की कमी को दर्शाता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। की फैक्टर्स जो स्ट्रीट ट्रैक करेगी वो होंगे कि क्या कंपनी अपने मार्जिन्स को सस्टेन कर पाती है, इंडिजिनाइजेशन की प्रोग्रेस कैसी रही, क्या बड़े प्रोजेक्ट्स टाइमली एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं, और लास्टली सबसे ज्यादा फोकस रहेगा बीईएल के ऑर्डर बुक पर। बता दें कि 1 अप्रैल 2025 तक बीईएल की टोटल ऑर्डर बुक ऑलरेडी 71,650 करोड़ पर थी, जिसमें से 30,000 करोड़ का हिस्सा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को जाता है। और लास्टली सबकी बाजार की नजर रहेगी मैनेजमेंट की गाइडेंस पर, खासकर नए ऑर्डर इनफ्लो और डिफेंस केपेक्स ट्रेंड पर। ठीक है कनिष्का, आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे जरा पावर ग्रिड के नतीजे कैसे आएंगे इसको भी समझेंगे, लेकिन बीएल को लेकर चंदन जी ने व्यू दे दिया था। चंदन जी, आपने जरा बीएचईएल को लेकर भी अपनी राय दीजिए। बीएचईएल के नतीजे भी आ गए हैं, लेकिन कोटक की एक रिपोर्ट की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। वो उनका कहना है कि 55% यहाँ से डाउनसाइड हो सकता है, यहाँ से शेयर में गिरावट हो सकती है बीएचईएल में। हालांकि 5 सत्र की तेजी हो गई है, आज उस तेजी पर ब्रेक लगी है। आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि मोमेंटम यहां से अब फिर से फिजल आउट होना शुरू होगा बीएचईएल में? मोमेंटम थोड़ा करेक्टिव हो सकता है, बट फिजल आउट जैसे माहौल तो अभी तक नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीक में काफी शानदार परफॉर्मेंस बीएचईएल में देखने को मिला था, जब काउंटर ने 225 से लेकर 260 तक का सफर किया। आज के दिन मुनाफा वसूली हुई है, और पिछले 6 दिनों का जो हाई टॉप हाई बॉटम बन रहा था वो निगेट हुआ है और एक बेरिश कैंडल बना है, तो उसके चलते मुनाफा वसूली आ सकता है जो नीचे में 235 तक लाए। बट इतना बड़ा करेक्टिव मूव एज ऑफ नाउ नहीं समझ में आ रहा है। हमारा मानना है कि पूरे बाजार में थोड़ी बहुत वीकनेस है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है, तो इसके चलते जितने भी हेवीवेट्स काउंटर चले हैं वहां पे थोड़ी बहुत डिप आ सकती है। बट आई थिंक 235 के आसपास वापिस इस काउंटर को रिव्यू करना चाहिए टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सेट ऑफ रैली। ठीक है, 235 के आसपास अगर गिर के पहुंचता है यहां से 10 रुपए नीचे, तो आप इसकी फिर से समीक्षा कीजिएगा। वैसे अगर नंबर्स की बात करें, जो 2 दिन पहले नतीजे आए थे, रेवेन्यू के आंकड़े और मुनाफे के आंकड़े, ये दोनों अनुमान से कमजोर आए थे, और जो मार्जिन का भी जो फिगर आया था ना, थोड़ा सा उसमें एक्सपेंशन था। बहुत कुछ अच्छे नंबर से रिपोर्ट नहीं किए बीएचईएल ने। आज हम देख रहे हैं कि 2.5% के आसपास गिरावट है और डे लो पर यह शेयर कारोबार कर रहा है। बढ़िया। कनिष्का, बताइए, पावर ग्रिड, पावर सेगमेंट में वैसे हमने देखे कि हाल फिलहाल अच्छे पैसे कमा के दिए हैं। पावर ग्रिड से उम्मीदें किस तरह की हैं? पावर ग्रिड के Q4 नतीजे इस बार स्टेडी रहने की उम्मीद है। ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट्स के मुताबिक कंपनी की इनकम 12,200 करोड़ के करीब रह सकती है, जो साल दर साल 11% और पिछली तिमाही के मुकाबले 9% ज्यादा है। ये ग्रोथ मेनली ट्रांसमिशन बिजनेस की मजबूती के चलते दिख सकती है। प्रॉफिट 4,340 करोड़ रुपए के अराउंड रहने का अनुमान है, जो सालाना 5% और तिमाही आधार पर 12.4% की ग्रोथ को दर्शाता है। एबिटा 10,270 करोड़ रुपए के करीब रहने का अनुमान है, जो 12.4% सालाना बढ़त है। एबिटा मार्जिन 84% पर मजबूत बना रह सकता है, हालांकि पिछली तिमाही के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम है। की फैक्टर्स जो स्ट्रीट ध्यान में रख रही है वो है करंट ऑर्डर बुक की एग्जीक्यूशन और नया ऑर्डर इनफ्लो। इसके अलावा कंपनी के 23,000 करोड़ रुपए के FY25 के केपेक्स प्लान पर भी अपडेट की बाजार की नजर बनी रहेगी। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि जनवरी तक 19,400 करोड़ ऑलरेडी कंपनी ऑलरेडी खर्च कर चुकी है। इसके अलावा समर डिमांड, हाई समर डिमांड का क्या असर रहेगा आने वाले क्वार्टर में, दैट इज अप्रैल टू जून क्वार्टर में, इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। इसके अलावा स्पॉट प्राइस की कीमतों की बढ़त से प्रॉफिट पर क्या असर होगा, इस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री का क्या कहना है, इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। इसके अलावा FY26 और FY27 में निवेश बढ़ाने की जो आउटलुक है उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। इसके अलावा पेमेंट साइकिल, ऑर्डर एग्जीक्यूशन को लेकर भी इन्वेस्टर्स अपडेट का इंतजार करेंगे। ठीक है कनिष्का, बहुत शुक्रिया ये अपडेट देने के लिए कि नतीजे किस तरह के आएंगे।
अभी हमारी पीसीआर टीम ने बताया कि चंदन जी को जाना है। चंदन जी, फिर आपसे ही सवाल ले लेते हैं पावर ग्रिड का भी। हमने देखा था कि 250 रुपए से लेकर 320 तक की जो जर्नी थी पावर ग्रिड की, वो एक तरफा रही थी। वैसे मुझे फंडामेंटली स्टॉक बड़ा पसंद है, ज़्यादा गिरता नहीं है, सेफ्टी वाली फीलिंग दे देता है, 3.5-4% के आसपास का डिविडेंड यील्ड भी है। लेकिन आप जरा टेक्निकल चेक करके बताइए चंदन जी, पावर ग्रिड 300 रुपए के आसपास है, जो थोड़ी बहुत गिरावट आई है ऊपरी स्तरों से, क्या एंट्री का मौका दे रही है आपके हिसाब से? क्या काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने पावर ग्रिड के बारे में कि ये डिविडेंड यील्ड वाला काउंटर है और स्लो एंड स्टडी चलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। आप देखोगे तो पिछले 4 सालों में काफी अच्छा रनअप देखने को मिला था, जहां पे 100 रुपए से काउंटर ऊपर में 366 तक गया। हालांकि इस साल इसने डिक्लाइन देखा, बट नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी भी हुई। 250 के बेस बना के अभी 320 तक जाके अभी 300 पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से एक वापस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा। मेरा ऐसा मानना है कि 292 293 मेजर सपोर्ट का काम करेगा वापस इसको 320 325 तक ले जाने के लिए। फिर से 320-325 की रेंज में ये जा सकता है शेयर यहां से। पावर ग्रिड नंबर्स का वेट से देखते हैं नंबर किस तरह के आते हैं इसके। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपने इंसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए। चलिए, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन हमारे 2 सहयोगी तैयार हैं। अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा वरुण दुबे भी हमारे साथ हैं। वरुण ये बताएंगे कि जो आज प्रोटीन EGOV में जो 20% का लोअर सर्किट लगा है, ये क्यों लगा है, और महाराष्ट्र की नई हाउसिंग पॉलिसी आने की संभावना है, और इसको लेकर कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी है हमारे सहयोगी अनुराग शाह के पास। तो इन दोनों खबरों का रुख करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। એ સાંભળ કર હા, આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો છે। હા, स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। और अब देखिए बाजार में जो है थोड़ी सी जो है गिरावट और बढ़ते जा रही है। निफ्टी की अगर बात करें तो हम शुरुआत किए थे तो यहाँ पे तो फ्लैटिश के साथ थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन आ रही थी, लेकिन अब जो है थोड़ी सेलिंग ज़्यादा देखने मिल रही है। लेकिन चलिए एक बार श्रीकांत जी कैपिटल मार्केट थीम रिलेटेड स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। पहले ही टेक्निकल गेस्ट ने जो है आपको कैम्स, BSE, CDSL के बारे में बताया, लेकिन एक स्टॉक मेरे नज़र में आ रही है, वो है HDFC AMC। ये स्टॉक जो है अपने आप कह सकते हैं लाइफ टाइम लेवल्स को फिर रीटच कर रही है और अक्टूबर 2024 के बाद जो है एक ब्रेकआउट भी दे रही है, आप कह सकते हैं मंथली ब्रेकआउट। लेकिन अगर आप 1 साल का चार्ट पे अगर फोकस करते हैं HDFC AMC का, तो इसमें जो है आपको एक रिएक्शन देखने मिलेगा, एक टाइप से पूरी रिकवरी जो है देखने मिल रही है। आज दिन के ट्रेड में भी स्ट्रेंथ बना हुआ है स्टॉक में और वॉल्यूम्स में भी अच्छी मोमेंटम आई है। इस बार अर्निंग्स की भी बात करें तो यहाँ पे इनका इक्विटी सेगमेंट में जो है मार्केट का जो शेयर है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। तो फंडामेंटली स्टॉक में अच्छी मोमेंटम आई है और एक ब्रेकआउट भी आ गया है। अक्टूबर 2024 के बारे में बात करें तो 1 साल का चार्ट रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, तब हमें जो है क्लैरिटी आ जाएगा और बेहतर। तो यहाँ पे जो है ऑफकोर्स देखा जाए तो श्रीकांत जी क्या जो राय बनती है, एक ब्रेकआउट आ रहा है HDFC AMC का, वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स भी आप कह सकते हैं अगर AMC स्पेस में, लेकिन ऑफकोर्स ज़्यादा वैल्यूएशन CDSL और BSE को मिला है। लेकिन कैपिटल मार्केट थीम जो है एक सेक्युलर थीम है, सिर्फ 2-3 स्टॉक्स का नहीं है, बाकी सारे इंडस्ट्री स्टॉक्स का भी है। तो HDFC AMC पे जो है करंटली आपको क्या लगता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, यहाँ से कितना और स्ट्रेंथ मिल सकता है इस ब्रेकआउट लेवल्स के बाद, और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? श्रीकांत। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा कि इसमें एक ब्रेकआउट भी आया है लॉन्ग टर्म का, और इसने अपने इम्पोर्टेंट लाइफ टाइम हाई को क्रॉस किया है, जो हमेशा ही एक हमेशा पॉजिटिव होता है मार्केट के लिए और किसी भी स्टॉक के लिए। पर्टिकुलरली सेक्टर की भी बात करें तो सभी स्टॉक्स में एक्शन है, कैम्स से लेकर एंजल और फिर अभी HDFC AMC की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ओवरऑल फॉर्मेशन हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से हमें और रैली देखने मिलेगी, क्योंकि इसने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है। फंडामेंटली अगर आप देखें तो कई सारे स्टॉक अपने वैल्यूएशंस के काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सेंटीमेंट देखें तो जैसे ही मार्केट का सेंटीमेंट सुधरा, हमने देखा कि इन सभी स्टॉक्स में वापस से खरीदारी लौटी है। तो हमें लगता है इस सेंटीमेंट के बेसिस पे हमें लगता है ये स्टॉक और तेजी करेगा और कम से कम 5,500 तक के लेवल्स बेस्ड ऑन टेक्निकल्स नजर आते हैं। तो थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन पोजिशनल ट्रेड या पोजिशनल व्यू के साथ इसमें काम करें और 5,500 के टारगेट्स रखें। यहाँ से कोई भी करेक्शन आता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि ब्रेकआउट होने के बाद लॉन्ग टर्म हाई को क्रॉस करने के बाद एक थ्रो बैक आता है, थोड़ा सा करेक्शन आता है।
अगर इस स्टॉक वापस से करेक्शन में अगर 4750 या 4800 के लेवल्स के करीब आता है तो उन लेवल्स के करीब इसमें कुछ पोजीशंस बनाए, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से मुझे बिल्कुल लगता है कि 5500 के लेवल्स इसमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। जुबलेंट फूडवर्क्स पे भी जो है एक बार नज़र डालिएगा। यहाँ पे जो है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, स्टॉक लगभग 3% ऊपर है और यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी जो है इस स्टॉक में हमें देखने मिली थी जिस तरह इनके ग्रोथ प्लान्स आ रहे थे। ऑफ कोर्स नंबर्स की बात करें तो एक सरप्राइज़ आया था Q4 नंबर्स में, खासकर कि इनके जो स्टोर एडिशन है उसको लेके थोड़ी सी सेंटिमेंटली जो नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया था, क्योंकि इनका टर्की में बिजनेस है, लगभग 730 स्टोर है और टोटल देखें तो 3300 स्टोर है, यानी कि 25% स्टोर टर्की में है। फिर बाद में कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया और उन्होंने कहा कि उनकी जो बिज़नेस है एज यूजुअल है और उन्हें सेपरेटली माना जाए। टर्की का बिज़नेस सेपरेट, भारत का बिज़नेस सेपरेट और टर्की का बिज़नेस में अभी भी ग्रोथ मोमेंटम है। तो उसके वजह से जो हम कह सकते हैं कि एक टाइप से शॉर्ट कवरिंग जो है यहाँ पे देखने मिल रही है। स्टॉक 3% ऊपर है, डेज हाई के लेवल पे है। तो यहाँ पे जो है जुबलेंट फूडवर्क का जो है ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को लेके जो है फंडामेंटली तो कंपनी ने अपनी सफाई दे दी है, लेकिन टेक्निकली यहाँ से कितना कमाई का मौका बनता है और कितना स्टीम बाकी है जुबलेंट फूडवर्क्स में, इसके बारे में जो है हमें बात करना होगा। शरण ज़रा बताएं टेक्निकली जुबलेंट फूडवर्क्स का क्या लेवल्स लग रहा है? अभी 700 के नीचे है करंटली, लगभग 20 रुपये ऊपर है आज, लेकिन अभी डेज हाई पे है। तो यहाँ से लगता है और क्या स्ट्रेंथ आ सकता है शरण? शरण आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज़। शरण अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ सॉरी शरद, अगर आप देखे गया है तो स्टॉक सितंबर से आज तक खाली कंसोलिडेट कर रहे हैं, करीबन 8 to 9 मंथ्स हो गया है। स्टॉक में ऐसा ना अपसाइड दिख रही है ना डाउन साइड दिख रही है, मगर ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखो तो स्टॉक एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहा है। अगर किसी अगर निवेश करने की अपॉर्चुनिटी चाहिए तो कंपनी तो काफी अच्छी है, मगर एक बार शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 650 लेवल्स के। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे ट्रेंड काफी अगर रिवर्स होगा 730 के ऊपर ही ट्रेंड रिवर्स होगा, आप बोलेंगे स्टॉक ने एक नई अप ट्रेंड पकड़ी है। अभी तक तो आप देखो तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही है, मगर किसे निवेश करना है तो 650 के स्टॉप लॉस से आप निवेश भी कर सकते हैं। 730 के ऊपर ट्रेंड कंफर्मेशन मिल जाएगा अपसाइड पर। ओके, तो चलिए ये एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई जुबिलेंट फूड पर 695 के लेवल्स पर ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। लेकिन इस बीच जहां हम रियल एस्टेट सेक्टर की लगातार बातचीत कर रहे हैं और हमने आपको ये भी बताया है कि महाराष्ट्र रियल एस्टेट स्पेस में कुछ डेवलपमेंट्स और उस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट है जो कि महाराष्ट्र में, मुंबई में जो रियल एस्टेट प्लेयर्स है उस पर देखने को मिल रहा है। इसके इतर भी रियल एस्टेट सेक्टर में ही अच्छा खासा एक्शन है, लेकिन महाराष्ट्र में इसी महीने के अंत तक नई हाउसिंग पॉलिसी आने की संभावना है और इस संभावना से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लेकर पॉलिसी में क्या कुछ आ सकता है, कब तक आ सकती है पॉलिसी और सरकार के क्या सारे इंपॉर्टेंट एजेंडा है, ये सारी डिटेल्स हमें अनुराग शाह बता रहे हैं। अनुराग बताएं। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र सरकार नई हाउसिंग पॉलिसी लाने जा रही है और हमारे सूत्रों के मुताबिक इस महीने के अंत तक हाउसिंग पॉलिसी को मंजूरी मिल जाएगी। कैबिनेट के अंदर इस पॉलिसी को लाया जाएगा और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये पॉलिसी लॉन्च होगी। अक्टूबर 2024 में आचार संहिता लागू होने से पहले, ठीक पहले सरकार के द्वारा ड्राफ्ट जारी किया गया था हाउसिंग पॉलिसी का और जिसमें कई सारे प्रावधान थे। अफोर्डेबल हाउसिंग पर ज़्यादा फोकस किया गया था, रेंटल हाउसिंग, ग्रीन हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स की बात की गई थी और हमारे सूत्रों के मुताबिक जो मेन फोकस होगा नई हाउसिंग पॉलिसी का वो प्रीमियम रेशनलाइजेशन का होगा। इसके अलावा स्लम रिहेबिलिटेशन, जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर स्लम रिहेबिलिटेशन पे फोकस होगा। इसके अलावा इंसेंटिव्स भी प्रपोज किए गए नई हाउसिंग पॉलिसी में, जिससे प्राइवेट बिल्डर जो है वो रीडेवलपमेंट पे ज़्यादा इच्छा दिखाए। इसके अलावा TDR के लिए का कैसे सपोर्ट दिया जा सके, प्रीमियम रेशनलाइजेशन से जुड़े हुए इंसेंटिव और सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर
सेक्टर को देने का वादा का जो है वो नई हाउसिंग पॉलिसी में होगा। तो रियल स्टेट सेक्टर, जो महाराष्ट्र का रियल स्टेट सेक्टर है, जहां पर कई सारी बड़ी लिस्टेड कंपनियां भी है, उनके लिए काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है कि 18 साल के इंतजार के बाद महाराष्ट्र सरकार नई हाउसिंग पॉलिसी लेकर आ रही है। बिल्कुल, लंबे इंतजार के बाद ये नई हाउसिंग पॉलिसी आने की संभावना, ये घोषणा और इस संभावना के ही चलते हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट कंपनियां, लेकिन एक बात भी ध्यान रखिए कि इस पॉलिसी के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस किया जाने वाला है। तो उन स्पेसेस, उन कंपनियों पर नजर होनी चाहिए लिस्टेड कैटेगरी में जो अफोर्डेबल स्पेस में आती है। बहरहाल हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स थे, जैसे शरण ने मैक्रोटेक डेवलपर्स का जिक्र किया था, लेकिन कोल्टे पाटिल, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हो रही है, इस स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। करीब 2-2.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। हरीश, आपसे जानना चाहेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर में एक्शन है और ये एक्शन पिछले हफ्ते से ही अच्छा खासा शुरू हुआ है और वो आज के सत्र में भी बरकरार है, और इस खबर से कह सकते हैं और ज़्यादा मोमेंटम जो है बूस्टअप होता हुआ नजर आया है। 2.5% के गेंस कोल्टे पाटिल, नॉट जस्ट कोल्टे पाटिल, इसके अलावा भी रियल एस्टेट में अगर कुछ पसंद है तो आप बता सकते हैं। अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में बिल्कुल मोमेंटम बना हुआ है लास्ट हफ्ते से इस हफ्ते में भी। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पहले कोल्टे पाटिल की बात करते हैं तो कोल्टे पाटिल एक कंसोलिडेशन में था, उसका ब्रेकआउट दिया है पिछले हफ्ते में, तो जो कि 360 के अराउंड, तो मुझे लग रहा है कि इसमें क्लियर एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया हुआ है। स्टॉक मुझे लग रहा है कि आगे जाके 4,400 के ऊपर पार करता है, तो मुझे लग रहा है कि 430 तक ऊपर की ओर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोल्टे पाटिल। अगर वो नीचे की और सपोर्ट की बात करते हैं, 350 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, उसके पहले 360 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। मुझे लग रहा है कि 360 के अराउंड स्टॉप लॉस के साथ कोई भी बाइंग कर सकता है। किसी के पास ऑलरेडी होल्ड है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए फर्दर प्रॉफिट्स के लिए। मुझे लग रहा है कि ऊपर 400 से लेकर 430 का लेवल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कोल्टे पाटिल में। और मेरा अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं, इसमें मुझे लग रहा है कि पहला स्टॉक रहेगा ओबराय रियलिटी। जिस तरीके से ओबराय रियलिटी का स्ट्रक्चर बना है, प्रीवियस हाई के आसपास, ब्रेकआउट के आसपास है ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है कि ओबराय रियलिटी एक अच्छा सेटअप बना रहा है फिलहाल के लिए, एक बाई के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। ऊपर मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेस में 1850 से लेके 1900 के लिए टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं ओबराय रियलिटी। और नीचे स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि 1690 के अराउंड स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एक ओबराय रियलिटी अच्छा बेट हो सकता है रियलिटी सेक्टर में अभी फिलहाल के लिए। है हरीश जुजारे के फोकस रेडार पर। इसके अलावा कोल्टे पाटिल पर भी स्टॉप लॉसेस मेंटेन करते हुए 430 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। सो ये रियल एस्टेट कैटेगरी में सारे स्टॉक्स जो हमारे एक्सपर्ट्स के लगातार रेडार पर है करना चाहिए। चलिए ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे मार्केट एट 3 में एक्सचेंजेस पर जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपको बतानी है। कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और क्यूज हैं जो कि बाजार में आपके लिए जानना जरूरी है, ये आपको बताना है, और साथ ही BTST STBT ट्रेड्स भी लेने की कोशिश होगी। आप बने रहें। in association with SBI Best। और अब एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बताते हैं। बांग्लादेश पर भारत के सख्त रुख की बात करते हैं। बांग्लादेश के लिए एक खबर है और भारत के कदम ने बांग्लादेश को करारी चोट पहुंचाई है। बांग्लादेश से होने वाले कुल इंपोर्ट के लगभग 42% पर भारत ने रोक लगा दी है। चलिए पूरी की पूरी डिटेल्स अभिषेक के पास है, एक बार अभिषेक से समझते हैं। बताइए अभिषेक। देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब पिछले साल बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन हुए और उसके बाद वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा, भारत में शरण लेना पड़ा, और ये भी तस्वीरें आई कि हिंदुओं पर जाति होने की खबरें बांग्लादेश से निकल के आई। भारत विरोधी बयान भी बांग्लादेश की तरफ से लगातार है। मोहम्मद यूनुस जो वहाँ के आर्थिक सलाहकार हैं, उनकी अगुवाई में वहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ और तब से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते रहे हैं काफ़ी तल्ख रहे हैं। ये तलखी थोड़ी सी तब और बढ़ गई जब मोहम्मद यूनुस पिछले महीने यानी कि अप्रैल में चीन के दौरे पर गए और उन्होंने बहुत ही वहाँ पर विवादास्पद बयान दिया और उन्होंने कहा कि हिंद महासागर में बांग्लादेश जो है वो सोल गार्जियन की तरह काम कर रही है। और उन्होंने ये कहा कि भारत के जो 7 राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, वो लैंड लॉक्ड हैं और एक तरह से कटे हुए हैं।
उन्होंने चीन को यह भी न्योता दे दिया कि आप हमारे यहाँ आइए और अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाइए। अब इन सब चीजों को लेकर भारत और रिश्तों के बीच में तल्खी फिर से बढ़ गई और भारत ने ये बड़ा कदम उठाते हुए जो लैंड पोर्ट के जरिए जो व्यापार होता है, जो इंपोर्ट होता है या फिर एक्सपोर्ट होता है, उसको पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। सिर्फ 2 जो सी पोर्ट हैं, कलकत्ता का जो पोर्ट है और उसके अलावा मुंबई का जो नवा शिवा पोर्ट है, उसके जरिए ही अब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की गतिविधियां होंगी। आपको बता दें कि 93% जो इंपोर्ट होता था बांग्लादेश अभी भारत में या फिर जो एक्सपोर्ट होता था वो लैंड पोर्ट के जरिए होता था। तो काफी बड़ा ये कदम माना जा रहा है। 77 करोड़ डॉलर, जिसके रुपए में अगर रकम की बात करें तो 6,622 करोड़ यह रकम बैठती है। इसके इंपोर्ट पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है और डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि करीब करीब 62 करोड़ डॉलर के रेडीमेड कपड़ों का जो इंपोर्ट है अब वो 2 पोर्ट्स के जरिए होगा, लैंड पोर्ट के जरिए नहीं होगा। तो ये कि बड़ा फैसला बांग्लादेश के खिलाफ जो गुस्सा बढ़ रहा था भारत में, बांग्लादेश की तरफ से जो बयान आ रहे थे, उसके बाद भारत ने ये कदम उठाया है। लेकिन कुछ और भी चीजें रही हैं जिसके चलते भारत को ये कदम लेने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल बांग्लादेश की जो गतिविधियां रही हैं पिछले कुछ महीनों से, जो ठीक नहीं रही हैं। भारत से वो जो इंपोर्ट करते हैं उस पर उन्होंने ना सिर्फ प्रतिबंध लगाए बल्कि कई सारे कह सकते हैं कि जो क्वालिटी कंट्रोल वाली जो चीजें होती हैं उसको काफी ज्यादा उन्होंने सख्त किया और इसके बाद भारत को यह कदम लेना पड़ा। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने 2024 के भारत के कई सामानों पर बैन लगाए हैं। अप्रैल 2025 से जो प्रमुख जमीनी बंदरगाह है उनसे भारतीय धागे का इंपोर्ट रोक दिया है। देखिए, भारत और बांग्लादेश ये दोनों टेक्सटाइल को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश ने लीड भी ली, लेकिन बांग्लादेश काफी हद तक मैं बात करें तो भारत पर निर्भर है धागे के लिए। अब ये कुछ उन्होंने एक्शन लिया इंपोर्ट को लेकर, भारत को उन्होंने उकसाया। इसके अलावा कागज, तंबाकू, मछली और पाउडर वाले मिल्क को लेकर भी उन्होंने इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाए। और यही नहीं, भारतीय सामान जो बांग्लादेश में पहुंचते हैं उसके बाद रोड के जरिए जो आगे वहां पहुंचते हैं वहां के मार्केट्स तक, उस पर करीब 1.8% प्रति टन प्रति किलोमीटर की ट्रांजिट शुल्क भी लगाया। यही नहीं, जो बैन है, परिचालन में जो देरी हो रही है, सख्त जो निरीक्षण की प्रक्रिया बांग्लादेश ने अपनाई, उससे भारतीय जो एक्सपोर्टर थे उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। चीन के साथ जो नजदीकी है यह भी भारत सरकार को नागवार गुजर रहा है। जिस तरह के मोहम्मद यूनुस ने अपने स्टेटमेंट दिए, वो चाइना गए और चीन के साथ उनकी दोस्ती थी वो पसंद नहीं आ रही थी और इसके चलते आखिरकार भारत को जाकर मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा है। और आपको बता दें कि रेडीमेड कपड़ों के अलावा प्रोसेस फूड, इसके अलावा प्लास्टिक भी अब समुद्री जो बंदरगाह है उन्हीं के जरिए भारत में आ सकेंगे। लैंड पोर्ट के जरिए भारत ने बैन लगा दिया है और करीब करीब टोटल इंपोर्ट का 42% इस तरह से बैन हो गया है बांग्लादेश में, बांग्लादेश का भारत में इंपोर्ट। जी बिल्कुल, पूरी तरह से जो है अभिषेक ने पूरा चीज़ समझाया, लेकिन 2 सिंपल लाइन में अगर मैं समझाऊं तो भारत के बॉर्डर्स जो है फोर्टिफाई हो रहे धीरे धीरे, लैंड ट्रेड पे जो है सर्वेलेंस हो रहा है और इम्पॉर्टेंटली बांग्लादेश का जो कॉस्ट आर्बिट्राज था भारत का अगेंस्ट एक टेक्सटाइल के वॉर में, जो एक्सपोर्ट का वॉर था, वो अब पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। यानी कि भारत पे कॉस्ट एडवांटेज आ गया एक्सपोर्टर्स का। लेकिन चलिए, अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट में मार्केट्स एट 3 का। बताएंगे किन शेयरों में एक्शन है, हमें आनंद। जी हाँ, मार्केट एट 3 में शुरुआत करते हैं बजाज ऑटो से, जहां पर बजाज ऑटो की यूनिट ने इस साल चौथी बार केटीएम को 480 करोड़ रुपए दिए हैं। साथ ही साथ सब्सिडियरी ने 3 डच बैंकों के साथ करार किया है और ये जो करार है वो 5,431 करोड़ के लोन के लिए किया गया है, जिसके चलते शेयर में 4 से 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंटेनर कॉर्प की बात करें तो कंपनी की बोर्ड बैठक है 22 मई को और बोर्ड जो है बोनस शेयर जारी करने पर विचार कर सकता है, जिसके चलते शेयर में 2 से 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। प्रोटेन टेक की बात करें तो कंपनी को ऐसी उम्मीद थी कि उन्हें पैन 2.0 में शामिल किया जाएगा, लेकिन उन्हें पैन 2.0 में शामिल नहीं करने की वजह से शेयर में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है।
करीब करीब 20% यानी कि लोअर सर्किट पर है शेयर। इसके अलावा आईटी शेयरों की बात करें, आईटी शेयरों पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। मूडीज़ ने यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग है उसे घटाई है, जिसके चलते आईटी शेयरों पर दबाव देखने को मिल रहा है। और आईटी में सबसे ज़्यादा बात करें तो एम्फेसिस 3% के आसपास, कोफोर्ज में 2% के आसपास, साथ ही साथ इन्फोसिस और टीसीएस में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अंत में बात करें एनबीसीसी की, तो कंपनी ने नोएडा में 446 फ्लैट बेचे हैं और ये जो फ्लैट की कुल वैल्यू है वो है 1470 करोड़ के आसपास की, जिसके चलते शेयर में 4 से 5% की तेज़ी आज दिख रही है। तो ये थे 3 बजे के अपडेट्स जिनकी वजह से इन शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब चलते हैं सनी अग्रवाल जी के पास एसबीआई सिक्योरिटी से। नमस्कार सनी जी, मैं शरद बोल रहा हूँ। और सनी जी, एनबीसीसी पे जो है चर्चा हो रही थी थोड़ी देर पहले, मार्केट 3 में भी जो है आनंद ने लिया था, लगभग 1500 करोड़ का उन्होंने सेल्स किया है और एक प्रधानमंत्री आवास योजना का भी एक फाइनल ट्रांच का अनाउंसमेंट भी हुआ है। ऑफ कोर्स ये असम के एरिया में हुआ है, बट लार्जली एनबीसीसी सेंट्रल इंडिया में और नॉर्दर्न इंडिया में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो है फंडामेंटली एनबीसीसी के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट मूविंग फैक्टर्स आ रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। और आज देखिए डेज हाई लेवल पे मेंटेन रखा है स्टॉक, 4% ऊपर भी है, 110 115 के लेवल्स पे जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो फंडामेंटली सनी जी, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑफ कोर्स हमारी चर्चा अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज और फाइनेंस जो करती हैं कंपनीज, इन पे भी जाएगी इवेंचुअली, पर ये जो इकोसिस्टम है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का, यहाँ पे अगर आपको कोई स्टॉक पिक करना पड़ता तो वो कौन सा रहता है? ये कोई रियल्टी कंपनी रहेगी या कोई अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी रहेगी, या जो इनको ठेकेदार स्टॉक्स जो कहते हैं वो रहेंगे जैसे कि एनबीसीसी? क्या रहेगा सनी जी? जी, आई थिंक अगर ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये अगर लॉन्च होती है तो मुझे लगता है कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दे विल बी वन ऑफ द की बेनिफिशियरी आउट ऑफ दिस। एंड अगर इसमें से कोई स्टॉक मुझे चूज करना होगा विद इन हाउसिंग फाइनेंस पैक, तो मुझे लगता है कि पीएनबी हाउसिंग पर फोकस करना चाहिए। अगर देखेंगे ऑफलेट पिछले 1-2 सालों से जब से कंपनी ने अपना बिजनेस रिस्ट्रक्चर किया है, इनका जो प्राइम सेगमेंट है, अफोर्डेबल सेगमेंट है, वहाँ काफी इनका फोकस इंक्रीज हुआ है। एंड दैट बुक इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल लोन बुक। तो मुझे लगता है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, कीपिंग इन माइंड द प्राइस टारगेट ऑफ close to 1200 rupees, one can approach PNB हाउसिंग फाइनेंस। तो फिलहाल ये जो थीम है हम हाउसिंग फाइनेंस के थ्रू ही प्ले करना चाहेंगे। वुड लाइक टू लुक इनटू मोर डिटेल्स कि अल्टीमेटली जो ईपीसी साइड की जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उन्हें कैसे ऑर्डर अल्टीमेटली फ्लो होगा, ये थोड़ी देखने वाली बात होगी। तो थोड़ी ज्यादा जब डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी तब उसके ऊपर हम दे पाएंगे। पीएनबी हाउसिंग को लेकर ये व्यू सनी का, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है वो ये कि देश में फर्टिलाइजर की डिमांड सप्लाई की स्थिति का सरकार ने जायजा लिया है और बढ़ती कीमतों की वजह से ये समीक्षा की गई है। इस खबर की और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने एनपीके कैटेगरी के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसकी जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन है उस पर एक समीक्षा बैठक की है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो मौजूदा स्थिति है इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, खासकर डीएपी की बात करें, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये समीक्षा बैठक की गई है। पिछले 2 महीने के दौरान अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में डीएपी के जो कि एनपीके कैटेगरी के तहत आने वाला फर्टिलाइजर है उसकी कीमतों में करीब करीब $100 पर टन तक की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। इस साल की शुरुआत में जहां कीमतें करीब करीब $550 पर टन के हिसाब से थी, उसमें बढ़ोतरी हुई है और ये $650 पर टन के आंकड़े को भी पार कर गई है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये समीक्षा बैठक की गई है ताकि डोमेस्टिक मार्केट में एनपीके कैटेगरी के फर्टिलाइजर की जो अवेलेबिलिटी हो वो कम न हो। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अगर ज़रूरत पड़ी और इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी रही तो एनपीके कैटेगरी फर्टिलाइजर के तहत एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी का ऐलान भी किया जा सकता है ताकि कंपनीज को कोई दिक्कत ना हो और सफिशिएंट फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी जो है वो मार्केट में बनी रहे। लिहाजा इस मसले पर अभी बैठकें चल रही हैं, ऑफिशियल लेवल पर ये बैठकें हुई हैं और सूत्र हमें बता रहे हैं कि जल्द ही
अगर ज़रूरत पड़ी तो वित्त मंत्रालय से फर्टिलाइजर मंत्रालय इस मसले पर संपर्क करेगा। अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी में बढ़ोतरी होती है तो जाहिर तौर पे FY26 के लिए जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का एलोकेशन है उसमें भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, जो कि इस वक्त 1.68 लाख करोड़ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हालांकि सरकार ने इस बात के भी निर्देश दिए हैं कंपनीज को कि सफिशिएंट NPK कैटेगरी के जो फर्टिलाइजर है उसका इंपोर्ट जारी रहे, उसमें कोई कमी न हो, ताकि मार्केट में अवेलेबिलिटी बनी रहे। और अगर किसी भी तरह का शॉर्टफॉल है, खासकर मार्जिन की अगर बात करें कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से, तो सरकार उसको कॉम्पनसेट कर सकती है। इससे संबंधित इसके बारे में विचार किया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पिछले साल भी सरकार ने कंपनीज को वन टाइम कॉम्पनसेशन की घोषणा की थी जब कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। उसी तर्ज पर इस साल भी कंपनीज को सरकार ये राहत दे सकती है। अच्छी बात ये है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। जो फर्टिलाइजर की कीमतें हैं उसमें स्थिरता बनी रहेगी डोमेस्टिक मार्केट में, और उन्हें अफोर्डेबल प्राइसेस पर फर्टिलाइजर मिलती रहेगी। प्रकाश, बहुत शुक्रिया। तो किसानों को भी राहत रहेगी, कंपनीज के लिए भी अच्छी खबरें आ सकती हैं सरकार की तरफ से। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर है। श्रीकांत जी, अगर मैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात करूं, मैं ओपन एंडेड नहीं रखता हूं आपसे। मुझे लगता है कि मैं अगर पूछूं कि फर्टिलाइजर स्टॉक आपको कौन सा अच्छा दिख रहा है तो आप शायद कोरोमंडल का नाम लेंगे। और आज भी ज्यादातर समय तो कोरोमंडल ने लाल निशान में बिताया है, और उसके बाद एक बढ़िया शार्प स्पाइक है लास्ट आवर के ट्रेड में। आप जरा कोरोमंडल पर व्यू दीजिए, और इसके अलावा कोई और स्टॉक अगर आपको अच्छा लग रहा है श्रीकांत जी तो आप बोल सकते हैं उस पर। बिल्कुल, तो देखिए कोरोमंडल फर्टिलाइजर तो वैसे काफी एक आई कैन से लीडर रहा है हमेशा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में या फर्टिलाइजर ग्रुप में। वो और वहां से हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक वैसे ही ग्रेजुअली और बढ़ते हुए नजर आएगा, और काफी ग्रेजुअली हमें लगता है कि 2800 के लेवल्स भी अचीव कर सकता है। बट अगर ब्रॉडर स्पेस की अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि नेशनल फर्टिलाइजर NFL यहाँ पे ही हमें फोकस करना है, और ये लगता है कि इसमें थोड़ी सी और तेजी बिल्कुल बन सकती है। करंट लेवल्स 97 के करीब के है। बड़ा फॉल हमने देखा था, 170 के करीब ये स्टॉक था अभिषेक जी, और वहां से गिरते हुए स्टॉक 70 रुपए के करीब आया था। तो अभी ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें नजर आ रहा है, और ये रिट्रेसमेंट शायद और कंटिन्यू होते हुए हम मैक्सिमम 108 या 110 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो करंट लेवल से मैं यही कहूंगा कि काफी सिलेक्टिवली हमें इन स्टॉक्स में खरीदारी करनी है, क्योंकि क्या होता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मॉनसून के आसपास एक तेजी मंदी होती है, और उसके बाद वापस से कई महीनों तक हम एक साइडवेज एक्टिविटी देखते हैं। तो इसी वजह से हमें लगता है कि अगर ट्रेडिंग करना है तो विद टाइट स्टॉप लॉसेस काम करें, और गिने चुने स्टॉक्स में काम करें, सो दैट आपके पोजीशंस जो है वो आप कंट्रोल कर सको या मैनेज कर सको। निफल को लेकर ये व्यू बिल्कुल श्रीकांत जी सही कह रहे हैं। ये मोटा मोटी 4-5 महीने होते हैं। आप सितंबर तक ऐसी खबरें सुनेंगे, मॉनसून के अपडेट्स आएंगे, सब्सिडी को लेकर सरकार की तरफ से कोई न्यूज़ आएगी, और ये थोड़ा मोमेंटम बना रहता है। उसके बाद फिर थोड़े सुस्ती के दौर में चले जाते हैं फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स। तो NFL 80 रुपए के भाव से हम एक तरफा तेजी देख रहे हैं। 96-97 के आसपास के प्राइसेस हैं, और इसमें आपके लिए ट्रेड के मौके बन रहे हैं। चलिए 3:20 होने वाले हैं। फटाफट अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि BTST या फिर STBT कहाँ पर करना है। हरीश जी, शुरुआत आप कर लीजिए। आपको पहला प्रेफरेंस बताइए, आपकी नज़र में कहाँ पर अच्छे मौके हैं? अभिषेक जी, अगर देखा जाए तो मार्केट तो अभी भी साइडवेज में ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक है जो पूरा बिल्डअप भी दिखा रहा है फ्यूचर्स में, तो लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि तेजी के साथ ही जाना चाहता हूँ मैं अभी भी। तो MCX से मेरे रडार पे जो बाइंग का इंडिकेशंस दे रहा है, करंट लेवल्स पे बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 6,350 का, और ऊपर के ओर मुझे लग रहा है कि टारगेट 6,000 750 तक ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए MCX में बाइंग करना चाहिए, क्योंकि सेटअप भी बहुत सही बना रहा है, और प्रीवियस हाई जो स्विंग हाई था उसका क्रॉस किया है अभी भी जस्ट रिसेंटली। तो मुझे लग रहा है कि पूरा सेटअप MCX में बहुत सही बन रहा है BTST के लिए। सर लगातार फोकस रेडार पर भी है, एंड एज BTST कैंडिडेट MCX का स्टॉक चुन रहे हैं हरीश। श्रीकांत जी, आपकी तरफ से कोई BTST STBT ट्रेड्स? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है हुडको जैसे हमारी एक प्रीफर्ड चॉइस है, वैसे ही NBCC ये भी हमें लगता है कि करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। NBCC अभी 116 के करीब है। काफी बड़ी रैली हमने देखी है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो उसमें वॉल्यूम्स और प्राइस दोनों में मोमेंटम नजर आ रहा है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 122 या 123 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है।
तो एनबीसीसी को खरीदे 113 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि यहाँ पे और एक स्टॉक है जिसमें थोड़ी तेजी बन सकती है, वो है सम्मान कैपिटल, जो तकरीबन 126 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। 123 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी खरीदारी की पोजीशंस बनाई जा सकती है। बीटीएसटी के बेसिस पे भी इसे खरीदा जा सकता है। हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार वापस से 133 134 तक के लेवल्स दिखा सकता है। सीसी तो इनफैक्ट काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र भी आ रहा है और इस वक्त अगर आप देखेंगे टेक्निकली हमारे एक्सपर्ट के रेडार पर हैं, 123 तक के टारगेट्स भी देख रहे हैं, मजबूती के साइंस हैं, लेकिन फंडामेंटली भी अगर आप देखें मल्टीपल बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे हैं और कई सारे बिजनेस डेवलपमेंट्स जिसके चलते एनबीसीसी फोकस रेडार पर हैं। सो यहाँ से मोमेंटम जो है बिल्टअप हो रहा है और आगे भी तेज़ी पूरी तरह से जारी रहने के आसार इस वक्त नज़र आ रहे हैं। सनी हाई, गुड आफ्टरनून। मार्केट में डायरेक्शनल पॉजिटिविटी अब भी बरकरार है, भले ही ऑन ट्रेडिंग सेशन बेसिस अगर देखें तो आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि लिटरली एक रेंज में कामकाज इस वक्त तो रेंज जो है लगातार कमजोरी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन डायरेक्शनली पॉजिटिव मार्केट में बैंक्स एंड एनबीएफसीज पर किस तरह के फोकस होने चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि पीएसयू थीम के लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि ये स्पॉटलाइट वापस से रीगेन करती दिखेगी। क्या आपका भी ये मानना है? या डेफिनेटली मानसी जी, मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक में कहीं ना कहीं वैल्यूएशन का कंफर्ट डेफिनेटली बना हुआ है। बट अगर मुझे कोई एक या दो बैंक चूज करना होगा विद इन एंटायर पीएसयू बास्केट, तो एक इंडियन बैंक हमें पसंद आ रहा है। हमें लगता है कि काफी अच्छे नतीजे इंडियन बैंक ने पेश किए थे मार्च क्वार्टर में, और एट द सेम टाइम अगर आप गाइडेंस देखेंगे तो तकरीबन 10 से 12% का एडवांसेस ग्रोथ, 8 से 10% का डिपॉजिट ग्रोथ, आरओए क्लोज टू 1.2%, एनएनपीए लेस देन 20 बेसिस पॉइंट। तो मुझे लगता है कि काफी क्लीन बैलेंस शीट है इंडियन बैंक की, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी रीजनेबल ट्रेड हो रहा है, क्लोज टू 1.1 टाइम FY26 प्राइस टू बुक पर। तो इंडियन बैंक एक प्रिफर्ड पिक रहेगी। सेकंड पिक रहेगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हालांकि वहां थोड़े से वैल्यूएशन थोड़े से प्रीमियम ही रहते हैं बिकॉज ऑफ द वेरी गुड एसेट क्वालिटी। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बाय ऑन डिप की रणनीति सुझाएंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इफ समबडी इज एबल टू गेट क्लोज टू बिलो 50 रुपीज और क्लोज टू 45, आई थिंक थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड वहां फेवरेबल बनते नजर आएगा। तो अगेन नो डाउट पीएसयू बैंक में सिलेक्टिव कंपनीज अच्छी लग रही है। एंड विद इन प्राइवेट ऑब्वियसली जो फ्रंट लाइन बैंक्स है जैसे आईसीआईसीआई, कोटक एंड एचडीएफसी, विच है ऑल द 3 बैंक्स हैव रिपोर्टेड अ वेरी गुड सेट ऑफ नंबर, और आउटलुक भी वहाँ रिलेटिवली बेहतर है। और अगर मिड साइज बैंक में किसी को पोजीशन बनाना है, देन आई थिंक आवर प्रिफर्ड बेट विल बी फेडरल बैंक, जहां हमने देखा है कि रिसेंटली मैनेजमेंट चेंज भी हुआ था। एक वेल कार्व आउट स्ट्रेटेजी भी है अगले 2 से 3 साल में ग्रोथ की। एंड एट द सेम टाइम करूर वैश्य बैंक भी हमें पसंद है मिड साइज में। बैंक्स पे इंपॉर्टेंट राय सनी की तरफ से। प्रोटीन ईगॉव के शेयर में 20% की जो है भारी गिरावट देखने मिली है। पूरी खबर के साथ वरुण दुबे जुड़े हैं। वरुण बताएं। डेफिनेटली, तो देखिए आज प्रोटीन ईगॉव के स्टॉक में अगर आप देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। इसका कारण है पैन 2.0। अब हुआ क्या है, देखिए दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है उसके बिड्स मंगवाए थे, और ये बिड्स दरअसल मंगाए गए थे पैन 2.0 प्रोजेक्ट जो है उसके लिए। कंपनी ने भी ये पूरी जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें हिस्सेदारी ली थी। हालांकि यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दरअसल इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। अब इस पूरे प्रोजेक्ट के अगर आप देखेंगे तो कुल फाइनेंशियल आउटले जो है वो करीब 1440 करोड़ रुपए के आसपास का था। और पैन सर्विसेज अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये दरअसल प्रोटीन ईगॉव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलहाल भी अगर आप देखें तो टोटल पैन सर्विसेज जो है उससे प्रोटीन ईगॉव को करीब 50% के आसपास की रेवेन्यू जो है वो आती है। और इस प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होना ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है कि आगे चल के कंपनी का जो ओवरऑल मीडियम टर्म आउटलुक है वो दरअसल इससे ख़राब हो जाता है। काफ़ी सारे एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि FY26 में इसका आपको बड़ा इंपैक्ट देखने मिलेगा। थोड़ा बहुत म्यूटेड देखने मिल सकता है, लेकिन आगे चल के सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा, खासकर रेवेन्यूज़ में अगले 2 से 3 साल में। और साथ ही साथ FY27 की जो ओवरऑल रेवेन्यूज़ है उसमें काफ़ी हद तक आपको डिक्लाइन भी देखने मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग ये मान के चल रहे थे कि शायद इस प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन इस कंपनी को इसमें कंसिडर नहीं करना ये कंपनी के लिए दिक्कत की बात है। और याद रखिएगा पैन सर्विसेज जो है इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा कैश जनरेटर रहा है, जो कि कंपनी आगे केपेक्स के लिए भी यूज़ करती थी। तो ये एक दिक्कत की बात है इस कंपनी को जो शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है उसके चलते अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है, क्योंकि इसके वजह से आगे के लिए अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ जाती है।
जी धन्यवाद वरुण, आपने बताया क्या क्या रीजंस है प्रोटीन ईगॉव में ये जो गिरावट है उसको लेके। लेकिन यहाँ पे जो है श्रीकांत जी, प्रोटीन ईगॉव के चार्ट एक बार देखिए, स्टॉक 20% डाउन है और उनका कॉन कॉल भी हुआ था 12:30 बजे, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके जो भी आप कह सकते हैं रिप्लाईज आए या पूरी कमेंट्री आई, उसके बावजूद जो है कोई रिकवरी नहीं देखने मिली है। तो यहाँ पे जो है करंट लेवल्स पे यहाँ पे सेल कॉल है, अवॉइड है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं प्रोटीन ईगॉव के लिए, एक बार श्रीकांत जी ज़रा बताएं। तो देखिए, जैसे कंपनी की तरफ से जो क्लैरिटी आई है कि जो इनका इम्पोर्टेंट बिजनेस था, 50% बिजनेस जो उनको पैन से मिलता था, जब उसी पे प्रश्न चिन्ह आ चुका है, तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स में फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली भी अगर आप देखें तो इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ा हुआ है। 1250-1300 के करीब इसमें काफ़ी बढ़िया सपोर्ट था और उस सपोर्ट को उसने तोड़ दिया है। तो हमें लगता है कि इसमें और गिरावट बढ़ेगी। बेस्ड ऑन एक्सटेंशन अगर हम निकालते हैं तो हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 850 से लेकर शायद 900 के लेवल्स भी दिखा सकता है। बट साथ ही साथ हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी और क्या अनाउंसमेंट्स करती है, उसी के ऊपर इसका फ्यूचर तय करेंगे। तो राइट नाउ तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ से अगर कोई भी अगर रिबाउंड अगर आता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, सबसे पहले अटके हुए पोजीशंस को कम करें और फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोशिश ना करें। फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोशिश ना करें, ये आपकी राय है प्रोटीन ईगॉव को लेके। लेकिन टाटा केमिकल्स एक स्टॉक है, यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ी सी अच्छी बाइंग आ रही है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। हरीश जी, टेक्निकल लेवल्स पे जो है टाटा केमिकल्स के बारे में आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स इनकी जो प्राइसिंग है, इनकी जो केमिकल की प्राइसिंग है वो वॉलेटाइल ज़रूर रहती है, बट क्या होता है कि वो फिजल आउट हो जाता है, कोई एक ट्रेंड बनता नहीं है। 2 या 3 दिन स्टॉक्स में मूवमेंट आता है, उसके बाद वापस करेक्शन आ जाता है और फंडामेंटली भी जो अर्निंग्स आते हैं इनके 2-3 क्वार्टर से आ रहे हैं वो कमज़ोर देखने मिल रहे हैं, गाइडेंस भी बड़ा नहीं आ रहा है। तो बीच बीच में जो है सोडा ऐश प्राइसेस में का जो मूवमेंट आती है उस पर जो है स्टॉक मूव करता है। लेकिन आज सीरियसली देखें तो डेज हाई पे है, स्टॉक 1% ऊपर है, 870 का लेवल भी जो है अभी अभी क्रॉस किया है। तो हरीश जी, यहाँ पे क्या लगता है कि ये सस्टेन हो सकता है टाटा केमिकल्स का स्टॉक्स, और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर सेटअप की बात करते हैं टेक्निकली टाटा केमिकल्स देखिए मल्टीपल टाइम्स 880 870 के ऊपर निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं से उसका मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है और वहां से नीचे आ जाता है। मुझे लग रहा है कि अभी भी एक मेजर कंसोलिडेशन में ही है स्टॉक, कोई ऐसा क्लियर ब्रेकआउट नहीं है फिलहाल के लिए। मुझे लग रहा है कि फिलहाल के थोड़ी देर के लिए हमें अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 770 के अराउंड एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहीं से हम लोग को हर बार रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए तो अवॉइड करना चाहिए। अगर बाई चांस एक नीचे डिप मिलता है 815 820 के अराउंड, वहां पे एंट्री करने के लिए ट्राई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये हायर टॉप हायर बॉटम में बिल्कुल सेटअप एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी मेंटेन करना चाहिए स्टॉक में। ये राय हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा करेंगे। हरीश, श्रीकांत और सनी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय बाजार पर अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और इस वक्त अगर आप देखेंगे दिन भर एक रेंज में कामकाज करने के बाद एक सुस्त क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ बाजार। हालांकि हिंडाल्को पर नजर रखनी चाहिए, कल नतीजे आने वाले हैं। 60 to 70% इनके जो रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूशन है नोवेलिस का, उसके नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन हिंडाल्को नंबर्स से ठीक पहले वहां पर वॉलेटाइल मूव्स आज के सत्र में देखने को मिल रहे हैं। आज के सेशन की अगर बात करें, आज ऑटोमोबाइल सेक्टर, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और कुछ हद तक फाइनेंसेस जैसे बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स ने बाजार को संभालने का काम किया। वहीं बजाज ऑटो और साथ ही डिविज लेबोरेटरीज में भी अच्छे खासे एक्शन के बीच कामकाज। IT सेक्टर ने पूरी तरह से आज ब्रीदर लिया। दिन की शुरुआत से IT सेक्टर में बैकसीट थी और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे निफ्टी IT इंडेक्स एकमात्र इंडेक्स जो कि बिकवाली का दबाव झेलता हुआ। इन्फोसिस, रिलायंस जैसे काउंटर्स TCS में बिकवाली के साथ इस वक्त क्लोजिंग देखने को मिल रही है। वहीं ICICI बैंक और ग्रासिम को भी इसी में जोड़ना चाहिए क्योंकि वहां पर भी गिरावट आज के सत्र में हाथ लगी है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल, रियल एस्टेट सेक्टर आउट परफॉर्मिंग, यहाँ पर हमने देखा अच्छा खासा एक्शन और महाराष्ट्र रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो डेवलपमेंट की खबरें आती हुई दिखी, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए डेवलपमेंट की खबरें आती हुई दिखी, उसका एक इम्पैक्ट जो कि महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट कंपनियों पर और अन्य रियल एस्टेट स्टॉक का भी मिजाज जो है उसके चलते सुधरता हुआ ही नजर आया। PSU बैंक, फार्मा, ऑटो, एनर्जी, सारे के सारे सेक्टर्स, साथ ही मेटल्स में भी चमक देखने को मिली। हालांकि हमने देखा FMCG और साथ ही IT सेक्टर से कमजोरी हाथ लगी। क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर 55,390 के नजदीक इस वक्त हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। हमने आपको लगातार बताया कि 55,500 के लेवल्स को अगर बैंक निफ्टी एक बार देखता है, ये क्लोजिंग जरूरी है, लेकिन इससे नीचे सो क्लियर
क्लियरली कमजोर क्लोजिंग बैंक निफ्टी की तरफ से 24,933 के लेवल्स पर निफ्टी की क्लोजिंग 86 अंकों की बिकवाली, हालांकि 24,800 के लेवल्स को अब भी पकड़ कर रखा है निफ्टी ने। तो चलिए, वो एक डाउन साइड जो है वहां से और ज्यादा गिरावट हाथ लग सकती थी, लेकिन इस वक्त भी निफ्टी की क्लोजिंग भी कमजोरी के साथ ही देखने को मिल रही है। वहीं सेंसेक्स में करीब 271 अंकों की बिकवाली, 82,000 के लेवल्स के आसपास क्लोजिंग। हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्शन जारी रहा। एडवांस डिक्लाइन में बटा हुआ कामकाज, 1700 एडवांसेस के सामने करीब 1000 डिक्लाइंस भी देखने को मिले। सो बाजार में आज हमने देखा एक सुस्त मंडे सेशन, मंडे ब्लूज दिन भर बाजार में देखने को मिले और क्लोजिंग भी कुछ इसी तरह की इस वक्त नजर आई। चलिए, अब कल के बाजार पर भी नजर रहेगी और कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या टेक अवेज हैं वो भी आपको आगे बताएंगे और वापस से फिर कल आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। मुझे और शरद को आप दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें 18 आवर्स स्वदेश के साथ। नमस्कार। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के